ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 491 संघ में स्थानांतरण। ली जिंगवन की उन्नति को देखने के लिए विभिन्न गुटों से दर्शकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया की तुलना में डुआनमुके की उन्नति अधिक लो प्रोफाइल थी। हालांकि चाहे वह कितनी भी लो प्रोफाइल क्यों न हो, पृथ्वी पर आत्मा क्यूई की चाल के साथ हर किसी को उस पल का एहसास हो गया जब वह आगे बढ़ा। राष्ट्रपति कार्यालय की आधिकारिक घोषणा ने मामले की पुष्टि की और तुरंत संघ जश्न के मूड में था। उत्साह उमड़ पड़ा। वास्तव में ली जिंगवन और डुआनमुके ने एक के बाद एक सफलता हासिल की। इसका मतलब था कि संघ की अमर साधना आधिकारिक तौर पर कोर फॉर्मेशन चरण से नवजात आत्मा चरण में चली गई थी। इस समय नवजात आत्मा क्षेत्र की ओर प्रत्याशा संघ में सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। वे सभी उत्सुक थे कि आगे बढ़ने वाला अगला कौन होगा। दूसरी ओर डुआनमुके की उन्नति और जनता में उत्साह के साथ ही वान बाओले पर मार्टियन कॉलोनी गवर्नर की ओर से टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन के लिए आवश्यक भागों के निर्माण के लिए दबाव महसूस हुआ। वान बाओले ने स्पष्ट रूप से टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन को जल्दी से बनाने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने ये भी महसूस किया कि फेडरेशन सीडलिंग्स इनिशिएटिव आसान था। पहले निर्माण की गति धीमी थी, अभी ये स्पष्ट रूप से तेज हो गया है। वान बाओले, जो एकांत में थे, ने मार्टियन कॉलोनी गवर्नर के साथ वॉयस ट्रांसमिशन समाप्त कर दिया। वह वहां बैठे गहरी सोच में डूबे और ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को वॉयस ट्रांसमिशन भेजने के लिए अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को फिर से उठाने से पहले कुछ देर तक विचार किया। उन्होंने अपने संदेहों के लिए स्पष्टीकरण मांगा और यह भी पूछा कि फेडरेशन सीडलिंग्स इनिशिएटिव कब शुरू होगा। ली जिंगवन, जो मंगल ग्रह से पृथ्वी पर लौटे थे, ने ईथरियल दाओ कॉलेज में वान बाओले का वॉयस ट्रांसमिशन प्राप्त किया। उन्होंने पहले की तरह इस विषय को टाला नहीं। इसके बजाय कुछ देर की चुप्पी के बाद वह बोला, बाओले, फेडरेशन सीडलिंग्स इनिशिएटिव शुरू होने तक का समय तेजी से खत्म हो रहा है। आपको जल्द ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। निर्माण की गति पहले धीमी क्यों थी? वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि फेडरेशन को इस बारे में भरोसा नहीं था। आखिरकार भले ही टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन का निर्माण फेडरेशन को कई फायदे पहुंचा सकता था, लेकिन कुछ कमियां भी थीं। डुआनमुके और मैं आगे बढ़ने में कामयाब होने के बाद ही हमारे पास बेहतर मौके थे। यह एंटी स्पिरिट बम के अलावा एक और ट्रम्प कार्ड होने जैसा था। यही मुख्य कारण है कि टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन के निर्माण को तेज किया जा रहा है। आपको अन्य मामलों पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह आवश्यक तैयारी करना है। पहला टेलीपोर्टेशन अब से 3 महीने बाद होगा, ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही उसने ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की बात सुनी, वान बाओले की सांसें तेज हो गईं। एक पल के बाद उसने कॉल समाप्त कर दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह प्राचीन हरे कांस्य तलवार की ओर जाने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गया। उसे वहां जाना ही था, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसे साधना तकनीकें और संसाधन हासिल करने थे। उसे डार्क आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से बहाल करने के लिए संसाधनों की जरूरत थी। उसे लगा कि एक दिन वह डार्क आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से ठीक कर सकता है और उसे मंगल ग्रह से अपने साथ ले जा सकता है। यह इतना शक्तिशाली होगा कि यह ग्रह को नष्ट कर सकता है। यह इच्छा वान बाओले के दिमाग में एक छवि बन गई। इससे वह बेहद उत्साहित हो गया और उसकी प्रत्याशा बढ़ गई। मुझे निश्चित रूप से डार्क आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से बहाल करना होगा। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि अभी मंगल ग्रह पर अगर वह डार्क आर्टिफैक्ट की मरम्मत के लिए संसाधन प्राप्त करना चाहता था तो यह बेहद चुनौतीपूर्ण था। यह तभी संभव था जब वह प्राचीन हरे कांस्य तलवार के पास जाता। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था, वह था कर्तव्य और जिम्मेदारी। वह अच्छी तरह से जानता था कि सेकेंडरी रैंक 2 नोबल के रूप में उसे वहां जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि चूंकि वह एक फेडरेशन सीडलिंग था, इसलिए उसके पास कर्तव्य और एक निर्धारित योजना थी। वह ये भी समझता था कि फेडरेशन सीडलिंग के लिए यह परियोजना एक अवसर थी। साथ ही यह उनकी पात्रता का प्रतिनिधित्व करता था। यह भविष्य में नोबल में उनकी उन्नति के लिए बेहद फायदेमंद था। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि एक दिन वह प्राचीन हरे कांस्य तलवार में प्रवेश करने की अपनी साख के साथ शायद राष्ट्रपति बन सकता था। इसने वान बाओले के दिल की धड़कन को उत्साह से और भी तेज कर दिया। इसके अलावा स्पिरिट इंसेप्शन एरा में एक साधक के रूप में वान बाओले प्राचीन हरे कांस्य तलवार के बारे में जिज्ञासा और अनगिनत विचारों से भरे हुए थे। साथ ही उस संस्थापक भूमि के बारे में भी जिसने पृथ्वी के अमर साधना युग की शुरुआत की। अपनी खामोशी में वान बाओले ने अपने हाथ में पकड़े हुए मुखौटे को सहलाया। भले ही लिटिल मिस्सी लंबे समय तक चुप रही, लेकिन वान बाओले को अभी भी वह मूर्ति याद थी जो स्पिरिट ब्रीथ विलेज के अंदर के टुकड़ों के अंदर लिटिल मिस्सी से एक अनोखी समानता रखती थी। हालांकि चूंकि मैं जाने वाला हूं, इसलिए मुझे वाकई तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आखिरकार प्राचीन हरे कांस्य तलवार के इर्द गिर्द बहुत कुछ अज्ञात है और निश्चित रूप से खतरा होगा। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उन्हें वह सवाल याद आ गया जो ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने उनसे मृत्यु के डर के बारे में पूछा था। अपने दिमाग में उन शब्दों के साथ वान बाओले हंसे।
उनकी आंखों में चमक आ गई। भले ही उन्होंने साधना में लंबा समय नहीं बिताया था, लेकिन उन्होंने कई जीवन मृत्यु परिदृश्यों का अनुभव किया था। चाहे वह मिस्टिक लूना क्षेत्र हो या 3 अलौकिक साधकों द्वारा पीछा किया जाना, वह केवल मौत से बाल बाल बच गया था। अगर वह सावधान नहीं होता तो वह मर सकता था। ये कहा जा सकता है कि वांग बाओले एक साधक नहीं था जो आश्रय वाले वातावरण में बड़ा हुआ था। इसके बजाय वह वास्तविक युद्धों के माध्यम से परिपक्व हुआ था, और राक्षसी साधकों की तुलना में उसकी हत्याओं की संख्या अतुलनीय होने के बावजूद वह निस्संदेह निर्दयी था। अगर मैं 3 महीनों में अपनी साधना में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं तो यह अव्यावहारिक है। आखिरकार मेरे पास अभी तक कोई साधना तकनीक नहीं है जिसे मैं साधना कर सकता हूं। इसलिए इन 3 महीनों में मैं केवल एक ही काम कर सकता हूं। वह है धार्मिक शस्त्रों को परिष्कृत करना। इस बारे में सोचने के बाद वांग बाओले ने अस्थायी रूप से साधना बंद करने का फैसला किया। उसने अपने भंडारण बैग से अपने धार्मिक खजाने निकाले। उसके पास कई धार्मिक खजाने थे। उनके पास पहले से मौजूद खजानों के अलावा बाकी वे थे जो उसने 3 अलौकिक साधकों से प्राप्त किए थे। मुझे अपने सभी धार्मिक खजानों को धार्मिक शस्त्रों में अपग्रेड करने के लिए इन 3 महीनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। एक गहरी सांस लेने के बाद वांग बाओले ने अपना हाथ हिलाया और कई मच्छर तुरंत उभरे जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि क्या मैं अपने आंतरिक धार्मिक खजाने को धार्मिक आयुध में अपग्रेड कर सकता हूं। वांग बाओले को अपने शरीर में मौजूद म्यान से उम्मीदें थीं। अभी वह दृढ़ निश्चयी था और उसने तुरंत अपने धार्मिक खजाने को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जहां तक धार्मिक खजाने को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक संसाधनों की बात है तो वांग बाओले के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसे केवल जिन डोमिंग से बात करने की जरूरत थी जो उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। वास्तव में यह विशेष क्षेत्र अपने बारे में भ्रामक विज्ञापनों के कारण प्रसिद्ध हो गया था, साथ ही साधना और कायाकल्प के लिए इसके वास्तविक लाभों के कारण भी। हर दिन यहां आने वाले पर्यटकों की अंतहीन धाराएं थीं और विभिन्न गुटों ने भी इस विशेष क्षेत्र की क्षमता को महसूस किया था और उन्होंने इसमें निवेश करना शुरू कर दिया था। इससे मार्टियन विशेष क्षेत्रीय शहर लोगों से भर गया। इसके अलावा वांग बाओले ने यह मामला जिन डोमिंग और कंपनी को सौंप दिया था, जिससे इससे होने वाले लाभ बेहद महत्वपूर्ण हो गए थे। ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन को भी इससे लाभ होगा। इसलिए वांग बाओले को केवल अपने धार्मिक खजाने को उन्नत करने के लिए आवश्यक संसाधनों का उल्लेख करने की आवश्यकता थी और जिन डोमिंग तुरंत निगम से संपर्क करेंगे। 3 दिनों के भीतर सभी संसाधन आ गए थे। संसाधनों के आगमन के साथ वांग बाओले एकांत में चले गए और अपने धार्मिक खजाने के लिए उन्नयन प्रक्रिया शुरू कर दी। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि उनके पास डाक कोड था जिसने देवताओं के अवशेष विचारों की प्राप्ति को और भी सुविधाजनक बना दिया। वह लगभग हर दिन फ्यूग अवस्था में प्रवेश करता था और जिस क्षण वह भगवान के अवशेष विचारों के सामने आता वह तुरंत उन्हें डार्क फायर से पकड़ लेता। साथ ही उसके पास जो आत्मा मार्गदर्शक हाथ था उसने ईश्वर के अवशेष विचारों को पकड़ने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया। समय ऐसे ही बीतता गया और जल्द ही 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में वांग बाओले का समर्थन करने के लिए जिन डोमिंग ने संसाधनों का एक और जत्था भेजा। अगर यह कोई और समय होता तो वांग बाओले शायद चिंतित होते। हालांकि चूंकि अब उसका लक्ष्य प्राचीन हरी कांस्य तलवार थी, इसलिए उसने उन सभी को स्वीकार कर लिया और अपने धार्मिक हथियारों को परिष्कृत और उन्नत करना जारी रखा। अब 3 महीने की सीमा तक आधा महीना बचा था। बुध पर टेलीपोर्टेशन सरणी गठन का निर्माण किया गया था। इस मामले की घोषणा फेडरेशन द्वारा नहीं की जा रही थी। इसके बजाय हर एक फेडरेशन सीडलिंग को स्थानांतरण की सूचना दी गई थी। स्थानांतरण के बारे में बहुत अधिक विवरण नहीं दिए गए थे, सिवाय इसके कि उन्हें आधे महीने बाद बुध पर इकट्ठा होना था और तब फेडरेशन सीडलिंग पहल शुरू होगी। इस मामले ने तुरंत फेडरेशन सीडलिंग के बीच हंगामा खड़ा कर दिया, हालांकि उन्हें इसके पहले ही संकेत मिल गए थे। हालांकि फेडरेशन सीडलिंग इनिशिएटिव की वास्तविक शुरुआत ने उनमें बेचैनी पैदा कर दी। इस मामले को गुप्त रखना भी मुश्किल था और जल्द ही फेडरेशन के कई मीडिया समूहों को इसकी भनक लग गई। फेडरेशन द्वारा इसे चुपचाप स्वीकार किए जाने के साथ ही फेडरेशन सीडलिंग इनिशिएटिव की शुरुआत के बारे में खबरें फैलने लगीं। कुछ लोगों की जांच के बाद पहल के बारे में फेडरेशन द्वारा भेजे गए दस्तावेज मिले। दस्तावेजों में ये स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था कि पहल कई परियोजनाओं में से सिर्फ एक खंड थी। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य एक ही था और वह था प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर उतरना। तुरंत फेडरेशन के भीतर हलचल मच गई। तरह तरह की खबरें सामने आईं और पूरा फेडरेशन गर्मागर्म चर्चा में आ गया। यही वह समय था जब फेडरेशन ने एक घोषणा की। सभी फेडरेशन सीडलिंग को बुध पर इकट्ठा होना है और प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर भेजे जाने वाले कल्टीवेटर का पहला बैच बनना है। उसके बाद फेडरेशन सीडलिंग के दूसरे बैच के लिए चयन होगा। हर साल चयन और टेलीपोर्टेशन का एक दौर होगा जिसका लक्ष्य 30 साल के भीतर 3000 साधकों को प्राचीन हरे कांस्य तलवार तक पहुंचाना है।
फेडरेशन ने जैसे ही यह घोषणा की, सभी के बीच हलचल मच गई। आखिरकार इस छोटे से एक साल में बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी थीं। सबसे पहले बुध पर संकट, उसके बाद नवजात आत्मा का उदय, एंटी स्पिरिट बम की घोषणा, फिर ली जिंगवन और डुआन मुके की उन्नति, और अंत में फेडरेशन सीडलिंग पहल की शुरुआत, साथ ही प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर उतरने की योजना। इन सभी घटनाओं ने उन लोगों को भी एहसास करा दिया जो मूर्ख थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। साथ ही घटनाओं की श्रृंखला से कुछ सुराग देखना संभव था। हालांकि बहुत से लोग वास्तव में विवरण के बारे में नहीं जानते थे। केवल एक छोटे समूह के लोगों को सच्चाई पता थी। वान बाओले उस छोटे समूह के लोगों में से थे। अभी फेडरेशन से समाचार प्राप्त करने के बाद उन्हें विशेष रूप से आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें बस इतना पता था कि इसका मतलब था कि उनके पास तैयारी करने के लिए अधिक समय नहीं बचा है। केवल आधा महीना। गुप्त कक्ष में पैर मोड़कर ध्यान कर रहे वान बाओले शांत दिखाई दिए। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और पिछले 2 महीनों में प्राप्त परिणामों को देखा। उनके सामने कई धार्मिक खजाने थे, जिनमें से प्रत्येक एक आश्चर्यजनक दमनकारी शक्ति दे रहा था, और उनमें से प्रत्येक अपने तरीके से प्रभावशाली था। अगर उनके बगल में कोई और होता तो वे निश्चित रूप से उन धार्मिक खजानों को देखकर चौंक जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी धार्मिक खजाने धार्मिक शस्त्र थे। यह उनमें से 3 के लिए विशेष रूप से सच था। उनके द्वारा दी गई आभा धार्मिक शस्त्र की नहीं थी, लेकिन फिर भी ये धार्मिक शस्त्र के बराबर थी। ये 3 वस्तुएं 3 अलग अलग रंग की उड़ती हुई तलवारें, एक रिबन, साथ ही 3 तराजू थीं। वे 3 अलौकिक साधकों से मिले धार्मिक खजाने थे। रिबन और तराजू 8वीं कक्षा के धार्मिक शस्त्रों के समान थे। जहां तक अलौकिक नेता की तिरंगी उड़ती तलवार की बात है, वान बॉले के विश्लेषण के आधार पर जब तीनों तलवारों को एक साथ रखा गया, भले ही इसकी शक्ति एक सच्चे 9वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध की परिभाषा में फिट न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध से अधिक थी और 9वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध के समान थी। इसके अलावा वान बॉले के सामने एक मेगाफोन भी था। मेगाफोन अभी भी 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध था, लेकिन जैसे जैसे वान बॉले ने इसे लगातार उन्नत किया, यह एक अत्यंत शक्तिशाली 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध बन गया। ये शानदार ढंग से चमक रहा था, इसके भीतर छिपे हुए निशानों की रेखाएं घूम रही थीं। ये बेहद प्रभावशाली लग रहा था और एक खजाने की तरह था। एक रस्सी और एक बड़ी मुहर भी थी जिसे वान बॉले ने बहुत सोच विचार के बाद धार्मिक खजानों में से धार्मिक आयुध में अपग्रेड करने के लिए चुना था। जिस क्षण रस्सी को बाहर फेंका गया, वह आकाश में उड़ गई और गायब हो गई। बड़ी मुहर की एक अनूठी विशेषता भी थी। जब इसका इस्तेमाल किया जाता था तो ये तुरंत गायब हो जाती थी और केवल तभी अचानक और कपटपूर्ण तरीके से उतरती थी जब प्रतिद्वंद्वी कमजोर हो जाता था। भले ही वे कुछ हद तक अविश्वसनीय थे, फिर भी वांग बाओले को लगा कि उनमें बहुत क्षमता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भी उन्हें समझने में असमर्थ था, जिससे उसके विरोधियों के लिए भविष्यवाणी करना और उनसे जूझना और भी मुश्किल हो गया था। शायद जब समय आएगा तो इन 2 अविश्वसनीय धार्मिक खजानों का चमत्कारिक प्रभाव हो सकता है। वान बाओले ने आह भरी। वास्तव में अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह उन 2 अविश्वसनीय धार्मिक खजानों को अपग्रेड नहीं करता। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले इसे आजमाने के बाद उसने पाया कि उसके सभी धार्मिक खजानों में से केवल उन 2 अविश्वसनीय खजानों को सफलतापूर्वक अपग्रेड किया जा सकता था, जबकि उनमें से अधिकांश को अपग्रेड करना बेहद मुश्किल था। सौभाग्य से 2 धार्मिक खजानों को धार्मिक आयुध बनाने के लिए अपग्रेड करने के बाद वे और अधिक चमत्कारी कार्यों से लैस थे। उदाहरण के लिए, एक बार जब किसी को रस्सी से बांध दिया जाता है तो वे न केवल शारीरिक रूप से प्रतिबंधित हो जाते हैं, बल्कि उनकी साधना अप्रभावी हो जाती है। रस्सी से बंधे व्यक्ति की साधना गायब हो जाती है और वह एक साधारण प्राणी बन जाता है। बड़ी सील अपनी विशेषताओं के मामले में और भी चालाक थी। इसका विश्लेषण करने के बाद वांग बाओले को एहसास हुआ कि यह कुछ नियमों के अनुसार काम करती है जिसे वह भी समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था कि अगर कोई इससे टकरा जाए तो वह इतनी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा कि उसके लिए ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। रस्सी और बड़ी सील को देखते हुए वांग बाओले ने आह भरी। वास्तव में वह जो सबसे अधिक अपग्रेड करना चाहता था वह था म्यान। हालांकि इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। वांग बाओले ने जिन डोमिंग से कई संसाधन प्राप्त करने के बावजूद यह अभी भी अपर्याप्त था और अभी ये केवल 30% पूरा हुआ था। इसे पूरी तरह से पूरा करने और म्यान को धार्मिक आयुध में बदलने के लिए वांग बाओले ने अनुमान लगाया कि मंगल ग्रह पर आवश्यक संसाधनों को खोजना लगभग असंभव होगा। फिर मैं उन संसाधनों को प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर पाऊंगा। वांग बाओले ने आवश्यक समय की गणना की और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। अभी भी आधा महीना बाकी है। चलो देखते हैं कि क्या मैं 8वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध बनाने के लिए शेष आधे महीने का उपयोग कर सकता हूं। इस विचार के साथ वांग बाओले तुरंत फिर से एकांत में चले गए।
एक तरफ वह बचे हुए विचारों को पकड़ने के लिए फ्यूग अवस्था में प्रवेश कर गया और दूसरी तरफ वह 8वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध बनाने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। जल्द ही फेडरेशन के पौधों को बुध की ओर जाने के लिए निर्धारित होने में 3 दिन लग गए। मंगल से बुध तक की यात्रा में 3 दिन लगे और यह उस समय फेडरेशन के क्रूजर के लिए संभव सबसे अधिक गति थी। इसलिए वान बाउले के पास अपना एकांतवास समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह पिछले आधे महीने में जो हासिल किया था उससे वह अभी भी संतुष्ट था। वह जानता था कि आधे महीने के भीतर एक सच्चे 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करना बहुत चुनौतीपूर्ण और लगभग असंभव था। इसलिए उस आधे महीने में उसका लक्ष्य एक सच्चे 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करना नहीं था, बल्कि एक बार के उपयोग के लिए 8वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध पर ध्यान केंद्रित करना था। इस तरह के एक बार के धार्मिक आयुध को परिष्कृत करना काफी कम चुनौतीपूर्ण था। सबसे बड़ी बाधा थी ईश्वर के अवशेष विचारों को प्राप्त करना। आखिरकार अन्य धार्मिक आयुध साधकों के लिए ईश्वर के अवशेष विचारों को प्राप्त करना भाग्य की बात थी। हालांकि वान बाउले के लिए यह आसान था। अभी मंगल ग्रह पर सभी अवशेष विचारों में से आधे से अधिक उसके द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। इस तरह वह एक बार के धार्मिक आयुध को बनाने के लिए शोधन प्रक्रिया को पूरा कर सकता था। इस प्रक्रिया के माध्यम से उसने कुछ अजीबोगरीब खजाने भी बनाए, जैसे कि 3 मीटर लंबी घंटी। घंटी बेहद मजबूत थी। भले ही इसका इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता था, लेकिन एक बार इसे खोलने पर यह एक सुरक्षात्मक बल देता था जो दुश्मन को असंतुलित कर देता था और उनकी आत्मा क्यूई को भी सीमित कर सकता था। एक क्रिस्टल जैसा धार्मिक खजाना भी था। मूल रूप से वान बाउले ने एक स्वविस्फोटित क्रिस्टल बनाने की योजना बनाई थी जो एक स्वविस्फोटित उड़ने वाली तलवार के समान था। हालांकि ये बेहद मुश्किल था। वह कई कोशिशों के बाद असफल हो गया, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि इसमें ईश्वर के अवशेष विचार थे, यह अभी भी कुछ क्षमताओं से लैस था। बस ये था कि यह खुद को विस्फोटित नहीं कर सकता था। एक बार इस्तेमाल करने के बाद क्रिस्टल तरल हो जाता था, जिससे एक बेहद मजबूत गोंद बन जाता था। वान बाउले ने खुद इसे आजमाया नहीं था, लेकिन उनके विश्लेषण के आधार पर गोंद बेहद चिपचिपा था। ये सब कुछ का एक छोटा सा हिस्सा था। कुछ अन्य अनोखे खजाने भी थे, लेकिन अफसोस की बात है कि वे सभी एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले थे। एक हद तक वे उसके विरोधियों को डरा सकते थे, लेकिन उनकी वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती थी कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है। इसे भूल जाओ, मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। वान बाउले विशेष रूप से संतुष्ट या निराश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने धार्मिक आयुध रखे थे। एकांत से बाहर निकलने से पहले उन्होंने एक आखिरी बार फ्यूग अवस्था में प्रवेश किया। अपने डार्क कोर और डार्क आर्ट का उपयोग करते हुए उन्होंने मंगल ग्रह पर अपनी डार्क फायर का उपयोग करके किसी भी अवशेष विचार को पकड़ने के लिए सफाई की। पूरी प्रक्रिया के बाद वान बाउले को कुछ पछतावा हुआ। इन 3 महीनों में वह कई बार फ्यूग अवस्था में प्रवेश कर चुका था, इस उम्मीद के साथ कि उसे वह दिव्य देव अवशेष विचार मिल जाएगा जो सूर्य जैसा था, जिसे उसने पहले मंगल ग्रह पर देखा था। हालांकि वह अवशेष विचार एक आसन संकट को भांपकर छिप गया था। वान बाउले के पास समय सीमित था और वह उसे कई बार खोजने के बाद भी नहीं ढूंढ पाया। अब जब उसे जाना था और वह उसे देखने में कामयाब नहीं हुआ था, तो उसने नाक सिकोड़ी। भूल जाओ, तुम बदकिस्मत हो कि तुम्हें मेरे जैसे सुंदर व्यक्ति का अवशेष विचार बनने का मौका नहीं मिला। ये तुम्हारा नुकसान है। वान बाउले ने अपना सिर हिलाया और बड़ी मात्रा में ईश्वर के अवशेष विचारों के साथ फ्यूग अवस्था को समाप्त कर दिया। फिर वह एकांत से बाहर आया। विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक रुके बिना वान बाउले ने जल्दी से जिन डोमिंग और कंपनी को इकट्ठा किया और स्थिति को समझाया। उन्होंने कुछ मामलों को संबोधित किया और भले ही वह सहन नहीं कर सके, फिर भी उन्होंने मुट्ठी बांधकर सभी को विदाई दी। मैं मंगल ग्रह के विशेष क्षेत्रीय शहर को यहाँ सभी के हाथों में सौंप दूंगा। ऐसा कहकर वान बाउले ने अपनी नज़र सभी पर घुमाई। उसे केवल इस बात का अफसोस था कि ली वान एर अभी भी एकांत में थी और वह उसे विदाई नहीं दे सका। हालांकि वह नौसिखिया नहीं था जो वह पहली बार पृथ्वी से मंगल ग्रह पर आया था। भावनाओं की बाढ़ का अनुभव करने के बावजूद वह जानता था कि आत्मा की शुरुआत के युग में एक साधक के रूप में प्रस्थान अपरिहार्य था। इसलिए उसने जल्दी ही अपने विचारों को समायोजित किया और एक गहरी सांस ली। फिर वह मुड़ा और बुध के लिए नियत क्रूजर में प्रवेश किया। कोंग दाओ भी उसके साथ चला गया। चूंकि जिन डोमिंग, लिन तियानहाओ और कंपनी फेडरेशन सीडलिंग के पहले बैच का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वे इस बार परियोजना में भाग नहीं ले सकते थे। उन्होंने वान बाउले और कोंग दाओ को भेज दिया, उनके क्रूजर को आकाश में नेविगेट करते हुए और धीरे धीरे दूर गायब होते हुए देखा। जब वे देख रहे थे तो उनके दिमाग विचारों से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि वे अगली बार वान बाउले को कब देखेंगे। लिन तियानहाओ और लियू दाओबिन ने इसके प्रति विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस किया। शुक्र है कि विशेष क्षेत्र में वान बाउले ने नींव को गहराई से स्थापित किया था। उन्हें ईथरियल दाओ कॉलेज के उत्थान का भी समर्थन था।
इसलिए वान बाओले के दूर होने पर भी सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा जब तक कि वान बाओले बहुत लंबे समय तक दूर न रहे। ठीक इसी तरह वान बाओले और कोंग दाओ का क्रूजर मंगल के खिंचाव से उभरा और वे विशाल ब्रह्मांड में बुध की ओर बढ़ गए। उसी समय सौरमंडल के भीतर तेज गति से यात्रा करने वाले अन्य क्रूजर भी थे, उनका गंतव्य भी बुध ही था। उन क्रूजर में फेडरेशन के विभिन्न गुटों के कुलीन लोग सवार थे जो उस समय फेडरेशन सीडलिंग के बैच से थे। उनमें से सबसे कम खेती के स्तर वाला व्यक्ति पहले से ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में था। वान बाओले को छोड़कर सबसे अधिक खेती के स्तर वाला व्यक्ति पूर्ण फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में था। वान बाओले अपवाद थे, उनकी खेती कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंच गई थी। ये कहा जा सकता है कि वान बाओले फेडरेशन सीडलिंग के इस बैच में अग्रणी थे, खेती और नोबल दोनों के मामले में। अन्य फेडरेशन सीडलिंग की यादों में जब वे उस समय राजधानी शहर में थे और फेडरेशन सीडलिंग की उपाधि प्राप्त कर रहे थे, यह आश्चर्यजनक था लेकिन चौंकाने वाला नहीं कि वान बाओले, जिसने लगभग सभी को परेशान किया था और बेहद घृणित तरीके से व्यवहार किया था, ने वह हासिल किया जो उसके पास आज है। इसलिए उनकी अनिच्छा के बावजूद उन्हें पहचानना पड़ा कि वान बाओले वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। यह विशेष रूप से ली के लिए था जो इस बात से परेशान थी क्योंकि उसने प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर वान बाओले को पीछे छोड़ने की अपने दिल में प्रतिज्ञा की थी। 3 दिन बाद फेडरेशन सीडलिंग के आगमन के साथ वान बाओले और कोंग दाओ का क्रूजर भी बुध पर उतरा। उन्होंने विशाल बंजर भूमि और दूरी में राजसी सरनी संरचना को देखा। वह सरनी संरचना 10 लाख फीट से अधिक चौड़ी थी और जमीन पर लगे क्रिस्टल की तरह थी। सरनी संरचना के भीतर घनीभूत रूप से सैकड़ों बड़े खंभे भी थे। प्रत्येक स्तंभ पर बड़ी मात्रा में रून उकेरे गए थे और सरनी संरचना के भीतर से दमनकारी बल की लहरें उभरीं जो पूरे बुध में फैल गईं। उसी समय बुध पर निर्माण का प्रोटोटाइप बनाया गया था। सरनी संरचना के चारों ओर अलग अलग संरचनाएं थीं जो विशेष लग रही थीं। ऐसा लगता है कि वे लोगों को आवास देने के लिए नहीं थीं, बल्कि सरनी संरचना के दूसरे रूप की तरह थीं। जब वान बाओले क्रूजर से बाहर निकले और जमीन की ओर देखा तो उन्हें अभी भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है। जब उन्होंने आसपास की संरचनाओं को देखा तो वान बाओले और कोंग दाओ ने एक दूसरे को देखा और फिर कोंग दाओ ने धीरे से बोलना शुरू किया। इस जगह के आसपास सेना के चिन्ह हैं। साथ ही टेलीपोर्टेशन सरनी संरचना के बाहर की संरचनाएं जानी पहचानी लगती हैं। उन्हें सेना द्वारा बनाई गई सरनी संरचना होनी चाहिए। वान बाओले कुछ सोचते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपना सिर नीचे करके जमीन की ओर देखा और धीरे से बोले, मैं एक बार एंटी स्पिरिट बम अनुसंधान सुविधा में गया था। यहाँ भूमिगत गतिविधि वहाँ जैसी ही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भूमिगत एक नई एंटी स्पिरिट बम अनुसंधान सुविधा है। शायद इसे अनुसंधान सुविधा कहना अनुचित होगा, इसके बजाय नीचे कई एंटी स्पिरिट बम दबे होने चाहिए। जब वान बाओले बोल रहे थे तो कोंग दाओ ने गहरी सांस ली। वे दोनों ही इस बात को समझते थे कि यह संघ की सतर्कता और तैयारी का नतीजा था। वे द्विदिशात्मक टेलीपोर्टेशन से होने वाली संभावित आपदाओं को रोकने के लिए तैयार थे जो सरनी गठन के सक्रिय होने के बाद होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो पूरा टेलीपोर्टेशन सरनी गठन विस्फोट हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो देखा वह शायद सब कुछ का केवल एक हिस्सा था। संघ ने संभवतः अन्य तैयारियां की थीं। अगर प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर कुछ भी भयावह होता तो यह बहुत संभव था कि बुध धूल में बदल जाता। आखिरकार अपने तारकीय स्रोत के नुकसान के साथ बुध का मूल्य पहले से ही बहुत कम हो गया था। इसने वान बाओले को गंभीर मूड में डाल दिया और कोंग दाओ ने भी ऐसा ही महसूस किया। क्रूजर छोड़ने के बाद उन दोनों को वहां काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा जल्दी से उनके निवास पर ले जाया गया। उन्हें ये भी बताया गया कि कुछ और लोग भी थे जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। टेलीपोर्टेशन सरनी गठन के खुलने तक का समय 2 दिन बाद भोर के लिए निर्धारित किया गया था। फेडरेशन के जो सीडलिंग आए थे उनके लिए जब तक वे अगले दिन के भीतर क्षेत्र नहीं छोड़ते तब तक वे घूमने के लिए कुछ हद तक स्वतंत्र थे। आखिरकार उनकी क्षमताएं और स्थिति असामान्य थी। इसके अलावा ये परियोजना बेहद खतरनाक थी और फेडरेशन ने उन पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए थे। इसलिए पहुंचने के बाद वान बाओले ने सबसे पहले जुओ यिफान, झाओ यामिंग और कोंग दाओ को ढूंढा। वे दोनों वान बाओले से पहले पहुंचे थे और जिस क्षण वे चारों मिले वान बाओले ने जुओ यिफान को कसकर गले लगाया, उसकी पीठ जोर से थपथपाए। झाओ यामिंग को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। झाओ यामिंग, जो एक टाइट फिटिंग सूट पहने हुए थे, बेहद कूल और पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। इसके अलावा दिखने के मामले में ली वान एर और जो शियाओया अभी भी झाओ यामिंग से पीछे थे। ये कहा जा सकता है कि झाओ यामिंग सबसे परफेक्ट दिखने वाला व्यक्ति था जिसे वान बाओले ने अपने जीवन में देखा था। इसलिए वान बाओले ने अपना गला साफ किया और अपनी बाहें फैला दीं। बहुत दिनों से नहीं मिले यामिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये कहते हुए वान बाओले उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े। झाओ यामिंग ने अपनी बाहें उठाईं।
उसने वांग बाओले को पहले की तरह गले नहीं लगने दिया। इसके बजाय वह कुछ कदम पीछे हट गई और हंसते हुए वांग बाओले को देखने से पहले उससे दूर हो गई। वांग बाओले को थोड़ा झटका लगा कि झाओ यामिंग ने उसे गले नहीं लगने दिया। उसकी याद में अतीत में ऐसा नहीं था। वह पूछने ही वाला था कि मामला क्या है, लेकिन झाओ यामिंग के चेहरे के भावों को देखने के बाद वांग बाओले को लगा कि ऐसा करना शायद सबसे समझदारी वाली बात नहीं होगी। इसलिए उसने इस बारे में सोचा और कोंगदाओ को किनारे से खींच लिया। एडोनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मैं एडोनिस एसोसिएशन के पहले बैच के एक नए सदस्य की घोषणा करता हूं। कृपया उसका स्वागत करें सभी। वांग बाओले ने कोंगदाओ के कंधों को थपथपाया और बोलते हुए मुस्कुराया। झुओ यीफान जानता था कि कोंगदाओ कौन है। आखिरकार कोंगदाओ ही वह व्यक्ति था जिसने उस समय उसे धरती पर बचाया था। वह उसे देखकर मुस्कुराया। जहां तक झाओ यामिंग की बात है, वह अभी भी वैसी ही खूबसूरत थी जैसी वह पहले थी, और उसने बधाई के रूप में कोंगदाओ को अपना सिर हिलाया। कोंगदाओ एडोनिस एसोसिएशन में शामिल होने को लेकर थोड़ा उलझन में था। इसके बावजूद उसने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। वास्तव में इतने सालों तक वांग बाओले के साथ काम करने के बाद वह पहले ही वांग बाओले के सामने झुक चुका था। उनके बीच की दुश्मनी भी भूल गई थी। चारों ने एक दूसरे से बात की, फेडरेशन सीडलिंग इनिशिएटिव के बारे में अपनी समझ के बारे में विवरण का आदान प्रदान किया। जल्द ही रात हो गई और उन्होंने सभी ने ध्यान करने के लिए झुओ यीफान के कमरे में रहने का फैसला किया। ध्यान करते समय वांग बाओले ने झाओ यामिंग के रवैये में बदलाव के बारे में सोचा। वह कई सिद्धांतों के साथ आया, लेकिन निश्चित नहीं था कि कौन सा मामला था। आखिरकार उसने आह भरी और विचार को पूरी तरह से त्याग दिया। इस तरह एक घटनाहीन रात आए और चली गई। दूसरे दिन की सुबह हुई और जैसे ही डुआनमुके की आवाज़ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजी, हर कोई अपने अपने घरों से निकल आया और टेलीपोर्टेशन सरणी गठन के पास इकट्ठा हो गया। अनगिनत कर्मचारियों के अलावा 3 लोग भी थे जिनकी आभा बेहद मजबूत थी। उनकी आभा सभी दिशाओं में फैली हुई थी और बेहद महत्वपूर्ण थी। तीनों में से 2 ऐसे थे जिनसे वांग बाओले परिचित थे। वे फेडरेशन के अध्यक्ष डुआनमुके और ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ली जिंगवन थे। तीसरा व्यक्ति एक प्राचीन दाववादी वस्त्र पहने हुए एक बुजुर्ग था। वह मो गाओजी था, जो प्राचीन हरे कांस्य तलवार से आया था। तीनों के वहां खड़े होने से सामूहिक आभा इतनी मजबूत थी कि इसने वांग बाओले और कंपनी को तेजी से सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसी समय वांग बाओले ने महसूस किया कि उसके चारों ओर मजबूत कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की आभा थी। ऐसा लग रहा था कि टेलीपोर्टेशन सरणी गठन के खुलने के बाद किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कई फेडरेशन के कुलीन लोग यहां एकत्र हुए थे। इस गंभीर सेटिंग में किसी को भी अपने आसपास के लोगों का आंकलन करने का मूड नहीं था। आते ही सभी चुप हो गए। टेलीपोर्टेशन सरणी गठन के खंभे पर कदम रखें। सभी की चुप्पी के बीच डुआनमुके ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह सभी दिशाओं में फैल रही थी। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, सबसे पहले बाहर निकलकर टेलीपोर्टेशन सरणी गठन के खंभे पर खड़े हो गए। उसके बाद अन्य फेडरेशन सीडलिंग भी घबराकर उछल पड़े। जब वे उतरे तो उन्हें अपने अन्य साथियों को देखने का अवसर मिला। वे एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वे उस समय एक दूसरे से बातचीत करते थे। जब वे सभी अपने पैरों को स्थिर करने में कामयाब हो गए तो डुआनमुके की आंखों में चमक आ गई, जो भीड़ में फैल गई। उनकी नज़र क्षण भर के लिए वांग बाओले पर रुकी, इससे पहले कि उनकी आधिकारिक आवाज़ एक बार फिर सुनाई दे। मुझे लगता है कि आप सभी को विभिन्न माध्यमों से प्रासंगिक जानकारी के बारे में पता चल गया होगा। मैं इसे दोहराऊंगा नहीं। अब मैं आप सभी को उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो संघ प्राचीन तलवार सभ्यता के बारे में समझता है। आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि इसका वहां आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहकर डुआनमुके ने अपने बगल में बैठे मो गाओजी का मुठ्ठियां बांधकर अभिवादन किया। मो गाओजी मुस्कुराए और सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि डुआनमुके को जानकारी प्रकट करने की अनुमति है। प्राचीन हरे कांस्य तलवार के 3 खंड हैं। पहला खंड तलवार के हैंडल के पास का क्षेत्र है, जो सबसे अधिक क्षतिग्रस्त था। सौरमंडल में अधिकांश टुकड़े उसी क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं। दूसरा खंड तलवार का शरीर है, जिसे सूर्य में छेद दिया गया था। ये सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है और साथ ही सूर्य के उच्च तापमान से क्षरित होने के कारण ये सबसे अधिक विश्वासघाती है। तीसरे खंड के लिए ये तलवार की नोक है। तलवार की नोक सूर्य से गुजरने के बाद अलग थलग दिखाई देती है। इसके पास जाना मुश्किल है। इसके अलावा तलवार का शरीर सूर्य के भीतर है, जिससे उस तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बार आप जिस स्थान पर जाएंगे वह तलवार के हैंडल के पास का क्षेत्र होगा। भले ही वह क्षेत्र बहुत क्षतिग्रस्त हो गया हो, प्राचीन तलवार विशाल है जिसमें कई रहने योग्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे उपयुक्त स्थान है। जैसे ही डुआनमुके के शब्द गूंजे, वांग बाओले सहित सभी ने ध्यान से सुना। वह जानता था कि इस जानकारी को प्राप्त करने से उसे प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर अपने जीवन के लिए काफ़ी सुविधा मिलेगी।
ये देखकर कि सभी संघ के अंकुर ध्यान से सुन रहे थे, डुआनमुके प्राचीन हरे कांस्य तलवार की संरचना का परिचय देने के बाद चुप हो गया। उसने ली जिंगवन की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया, डुआनमुके की जगह ले ली, क्योंकि वह प्राचीन हरे कांस्य तलवार के संप्रदाय का परिचय देना शुरू कर रहा था। प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर एक संप्रदाय है जिसकी सभ्यता का स्तर संघ से कहीं अधिक है। उस संप्रदाय का नाम है विशाल विस्तार दाव महल। विशाल विस्तार दाव महल में 3 कुलपति हैं। उनकी साधना का स्तर एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक से कहीं अधिक है, जो आत्मा नाली क्षेत्र तक पहुंच गया है। साथ ही वहां 10 नवजात आत्मा क्षेत्र साधक और कई अन्य कोर गठन क्षेत्र साधक हैं। जब ली जिंगवन ने बात की तो जुओ इफान, झाओ यामिंग, कोंग दाओ और अन्य लोग चौंक गए। ली ही और अन्य फेडरेशन सीडलिंग ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उन्होंने अपने दिलों में भावनाओं की बाढ़ महसूस की। एक तरफ आत्मा नाली क्षेत्र का उल्लेख उन्हें नवजात आत्मा क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्र के बारे में जानने की अनुमति देता है। दूसरी ओर विशाल विस्तार दाव महल में नवजात आत्मा क्षेत्र में उन लोगों की विशाल संख्या ने उन्हें चकित कर दिया। उनके लिए विशाल विस्तार दाव महल बस बहुत शक्तिशाली था। वे आसानी से पृथ्वी के संघ को कुचल सकते थे। साथ ही ये तथ्य कि यह वह स्थान था जहां वे जा रहे थे, उन्हें गहराई से चौंका दिया। केवल वांग बाओले ही अपवाद थे जिन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसने कई बार पलकें झपकाईं और अपना मुंह घुमाया। वह हैरान था क्योंकि उसे लगा कि न केवल विशाल विस्तार दाव महल शक्तिशाली नहीं लग रहा था, बल्कि इसके बजाय ये कमजोर लग रहा था। सिर्फ 3 सोल कंडित क्षेत्र साधक, इस आधार पर इसे अभी भी एक छोटा संप्रदाय माना जाता है। हालांकि अगर यह एक छोटा संप्रदाय है तो इसने प्राचीन तलवार कैसे प्राप्त की और यहाँ तक कि सौरमंडल को आत्मा की शुरुआत के युग में कैसे ले गया। वांग बाओले को लगा कि यह पूरा मामला असंभव था। वह इंतजार नहीं कर सका और उसने चुपके से लिटिल मिस्सी को अपने मन में इसके बारे में पूछने के लिए एक आवाज भेजी। लिटिल मिस्सी, आप विशाल विस्तार दाव महल से हैं, है ना? आपके पास बस इतना ही है। लिटिल मिस्सी, जिसने वांग बाओले के डार्क आर्टिफैक्ट से लौटने के बाद से जवाब नहीं दिया था, ने आखिरकार कुछ गतिविधि के संकेत दिखाए। एक भ्रमित स्वर के साथ उसकी आवाज़ वांग बाओले के दिमाग में गूंज उठी। इसमें कुछ ठीक नहीं है। मेरी याददाश्त में अन्य स्टार डोमेन क्षेत्र के नेता हैं, साथ ही अनंत स्टार क्षेत्र और ग्रह क्षेत्र में कई साधक हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति आत्मा अमर क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही विशाल विस्तार दाव महल का मुख्य शिष्य बन सकता है। जहां तक आत्मा नलिका क्षेत्र की बात है, मेरी याददाश्त में वे केवल सबसे साधारण आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं। छोटी मिस्सी को कुछ संदेह था। एक पल की चुप्पी के बाद उसकी आवाज़ वांग बाओले के दिमाग में गूंज उठी। जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं खुद ही इसे महसूस करके विवरण का पता लगा सकता हूं। छोटी मिस्सी की बातें सुनकर वांग बाओले हैरान रह गया। पहले उसे वास्तव में लगा था कि विशाल विस्तार दाव महल कमजोर है। हालांकि अभी छोटी मिस्सी की बात सुनने के बाद वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। वास्तव में डार्क प्लैनेट में प्रवेश करने के बाद वांग बाओले को पूरी साधना प्रणाली की पूरी समझ प्राप्त हुई। वह जानता था कि स्टार डोमेन क्षेत्र का नेता कितना शक्तिशाली था। डार्क सेक्ट के अभिलेखों के अनुसार उनके जैसे कुलीनों के पास एक आकाशगंगा को नष्ट करने की शक्ति थी। इसके अलावा स्टार डोमेन क्षेत्र विशाल था जिसमें अनगिनत ग्रह शामिल थे। इससे ये देखा जा सकता था कि स्टार डोमेन क्षेत्र का नेता कितना डरावना था। चूंकि प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर ऐसा नेता मौजूद था, इसलिए कई अन्य अनंत स्टार क्षेत्रों और ग्रह क्षेत्रों के लिए ये कहने की जरूरत नहीं थी। इसने वांग बाओले को चौंका दिया और प्राचीन हरे कांस्य तलवार के प्रति उनका सम्मान बढ़ गया। वांग बाओले के सदमे में ली जिंगवन के शब्द अभी भी गूंज रहे थे क्योंकि उन्होंने लोगों को संघ के पास मौजूद जानकारी से परिचित कराया था। जिस स्थान पर विशाल विस्तार दाव महल है वह तलवार का पहला क्षेत्र है और तलवार के हैंडल के सबसे नज़दीक का हिस्सा भी है। हमारी समझ के आधार पर विशाल विस्तार दाव महल के 3 कुलपति वरिष्ठ फैंग क्यूरन, वरिष्ठ मीलीजी, साथ ही वरिष्ठ यूरान हैं। उनमें से वरिष्ठ फैंग क्यूरान ही है जिन्होंने फेडरेशन के साथ सहयोग करने, एक साथ आगे बढ़ने और एक के रूप में आगे बढ़ने की पहल की है। दूसरी ओर सीनियर मीलीजी इससे असहमत थे। जहां तक सीनियर यूरान का सवाल है, वे केवल दाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मानव जाति के मामलों पर नहीं। ली जिंगवन अपने शब्दों में अधिक प्रत्यक्ष थे। भले ही मो गाओजी उनके बगल में थे, फिर भी उन्होंने अपनी बात कही। इसके अलावा मो गाओजी ली जिंगवन की बातों से असहमत नहीं दिखे। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, फेडरेशन के एंकरों की आंखें चमक उठीं। वे सभी गहरे विचारों में डूबे हुए लग रहे थे। जब वे पहली बार आए तो उन्हें प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर स्थिति के बारे में पहले से ही कुछ बातें पता थीं। अभी ली जिंगवन के शब्दों के पूरक के रूप में उनके पास पूरी स्थिति की स्पष्ट व्याख्या थी। वांग बाओले के लिए भी यही स्थिति थी। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि फैंग क्यूरान का स्वभाव कोमल था। मो गाओजी, जो डुआनमुके के बगल में थे, उन्हें फैंग क्यूरान ने भेजा था। दूसरी ओर मीलीजी स्पष्ट रूप से फेडरेशन को निगलने और गुलाम बनाने के विचार को पसंद करते थे।
इसका मतलब यह है कि इस बार जो टेलीपोर्टेशन होगा वह वास्तव में सौम्य गुट के साथ पहला सहयोग है। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और इसके बारे में सोचा। उसी समय डुआन मुके ने धीरे से अपना गला साफ किया, ली जिंगवन की कहानी जारी रखी। अब आप सभी जानते हैं कि आपको क्या जानना चाहिए। जहां तक विशिष्ट विवरणों की बात है तो आपको विशाल विस्तार दाव महल में प्रवेश करने के बाद खुद ही पता लगाना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो आप सभी लोग फेडरेशन द्वारा प्रशिक्षण के लिए विशाल विस्तार दाव महल में भेजे गए लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का वहां अच्छा भविष्य होगा। इसके साथ ही डुआन मुके ने बोलना बंद कर दिया। उसके चेहरे के भाव और अधिक गंभीर हो गए और उसकी आवाज़ सभी दिशाओं में फैलते हुए गहरी हो गई। हालांकि अपने मिशनों के बारे में मत भूलना। भले ही सीनियर मोगाओजी यहीं हैं, फिर भी मुझे सभी को याद दिलाना है कि आप सभी के पास 2 मिशन हैं। सबसे पहले, विशाल विस्तार दाव महल में प्रवेश करने के बाद आप सभी को वरिष्ठ फैंग क्यूरन की व्यवस्था के अनुसार जाना चाहिए और जितना संभव हो सके उसका समर्थन करना चाहिए। दूसरा, जितना संभव हो सके उतनी साधना तकनीकों को उजागर करने की पूरी कोशिश करें और इस टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना का उपयोग करके उन साधना तकनीकों को वापस टेलीपोर्ट करें। अपनी बात समाप्त करने के बाद डुआन मुके ने अपने बगल में बैठे मो गाओजी का मुट्ठियों से अभिवादन किया। मो गाओजी, जो शुरू से ही भावहीन थे, अब हंसे और समझ के संकेत के रूप में डुआन मुके को अभिवादन का उत्तर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिमाग में विचार चल रहे थे। वास्तव में उन्होंने अक्सर संघ के साथ बातचीत की थी और यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर अधिकांश साधना सभ्यता उनके मो गाओजी द्वारा संचालित थी। इन कई दशकों में जब उन्होंने पृथ्वी पर सभ्यता की तीव्र प्रगति और अपने जैसे नवजात आत्मा क्षेत्रों के उद्भव को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। आखिरकार इससे पहले वे एक मिशन के साथ पृथ्वी पर आए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि दसियों सालों में पृथ्वी पर अमर साधना उस स्थिति तक पहुंच जाएगी जहां वह अभी है। यह एक दुर्लभ घटना थी जो इतिहास की उसकी यादों पर आधारित थी। इसका सीधा सा मतलब था कि शायद पृथ्वी विशाल विस्तार जनजाति की तुलना में साधना के लिए अधिक उपयुक्त स्थान थी। यह विशेष रूप से क्षमता के मामले में था। वर्षों के शोध के बाद उसने पाया कि सामान्य रूप से पृथ्वीवासियों में औसत से अधिक क्षमता थी। यह अकेला डरावना था और वह इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि वर्षों पहले सौर मंडल किस तरह का स्थान था जिसने इस समूह के लोगों को जन्म दिया। इसने उसे विश्वास और समर्थन के साथ फैंग क्यूरन को सहयोग और उन्नति परियोजना का सुझाव देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही चूंकि वह भावनात्मक रूप से पृथ्वी में निहित था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि पृथ्वी का एक मजबूत आधार होगा। ये संघ के प्रयासों और चिंताओं को भी संबोधित कर सकता था। मोगाओजी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद डुआन मुके और ली जिंगवन ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि उनके दिल कृतज्ञता से भर गए थे। हालांकि व्यक्तिगत भावनाएं पूरे संघ के भाग्य को प्रभावित नहीं कर सकतीं। इसलिए डुआन मुके को अभी भी इस बारे में बात करने की जरूरत थी कि क्या जरूरी था। संघ के अमर साधना युग की शुरुआत के बाद से अभी सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। आत्मा क्यों ही असीमित प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये सीमित है। ये वह कारक है जो इस बात पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है कि हम आगे बढ़ते हैं या नहीं। साधना तकनीकें भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को ये याद रखना चाहिए। साथ ही संघ बिना पारिश्रमिक के आपके योगदान को स्वीकार नहीं करेगा। मैं वचन देता हूं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जो 10 साधना तकनीकों को टेलीपोर्ट करेगा वह नोबल में एक स्तर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक बार जब आप आगे की साधना के इस दौर को पूरा कर लेंगे और इससे वापस आएंगे तो आपके योगदान के अनुसार संसाधन अतिरिक्त दिए जाएंगे। डुआन मुके के शब्द निर्णायक थे। इसके अलावा ली जिंगवन और विभिन्न गुटों के गवाहों के साथ इसने साधना तकनीकों के लिए संघ की इच्छा को दर्शाया। संघ के अंकुर जो खंभों पर खड़े थे वे भावनाओं की बाढ़ महसूस कर रहे थे क्योंकि वे इस मामले के महत्व को समझते थे और जो कुछ भी उन्हें बताया गया था उसे याद करते थे। उसी समय ली जैसे कई लोग थे जो हाइपरवेंटिलेटिंग कर रहे थे। उनकी आंखों से महत्वाकांक्षा की झलक साफ झलक रही थी। उनमें से जो सबसे महत्वाकांक्षी था और जो सबसे अधिक उत्साह से भरा था वह निस्संदेह वांग बाओले था। डुआन मुके के शब्दों को सुनते ही उसके मन में विचारों की एक लहर उठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था जो मानो बिजली की गड़गड़ाहट बन गया हो। महान उन्नति, महान उन्नति। 10 साधना तकनीकें और मैं एक रैंक आगे बढ़ सकता हूं। मैं अब सेकेंडरी रैंक 2 पर हूं और मुझे प्राथमिक रैंक 1 बनने के लिए सिर्फ 30 साधना तकनीकों की ज़रूरत होगी। नहीं, ये 40 साधना तकनीकें हैं। आखिरी 10 मुझे प्राथमिक रैंक 1 को पार करके राष्ट्रपति बनने की अनुमति देंगी। 40 साधना तकनीकें। वांग बाओले को लगा जैसे वह फटने वाला है। वह उबल रहा था और उसकी आंखें हरी होने वाली थीं। उसके शरीर में खून तेजी से बह रहा था। इस बार प्राचीन हरी कांस्य तलवार की यात्रा शायद उसके लिए फेडरेशन अध्यक्ष बनने का आखिरी कदम था। अपने सपने के लगभग सच होने की भावना ने वांग बाओले को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। आसपास बहुत सारे लोग थे और अगर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई साधना तकनीकों को दोहराया जाता तो उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता? क्या वे सभी रैंक में आगे नहीं बढ़ पाते? जब वांग बाओले इस मुद्दे के बारे में सोच रहे थे तब डुआन मुके की आवाज़ फिर से सुनाई दी। इसके बाद आप में से प्रत्येक को एक अनूठी आवाज़ संचरण जेड पर्ची मिलेगी। आवाज़ संचरण भेजने के अलावा इस जेड पर्ची का उपयोग रिकॉर्डिंग उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही इसे सीनियर मोगाओजी की मदद से बनाया गया था और यह आपको प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर क्षेत्रीय स्पिरिट इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति देता है। ये स्पिरिट इंटरनेट आप सभी के लिए संचार का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा आपके द्वारा भेजी गई प्रत्येक साधना तकनीक के लिए आपको इसे स्पिरिट इंटरनेट पर रिकॉर्ड करना होगा। इस तरह अन्य लोग वही साधना तकनीक नहीं भेजेंगे। संघ केवल भेजी गई पहली अनूठी साधना तकनीक को ही पहचानेगा। ऐसा कहकर डुआन मुके ने ली जिंगवन की ओर देखा। ली जिंगवन चुप रहे। ये पुष्टि करने के बाद कि उनके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, डुआन मुके ने एक गहरी सांस ली, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उसे लहराया। अभी टेलीपोर्टेशन शुरू होगा। सभी लोगों, मैं आप सभी को आकाश में एक सहज यात्रा और सुरक्षित वापसी की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे ही डुआन मुके के शब्द गूंजे, टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना से एक तेज आवाज निकली। हर एक खंभा कंपन करने लगा और आसपास के क्रिस्टल तेजी से चमकने लगे। धीरे धीरे क्रिस्टल से चमक बढ़ती गई जब तक कि यह प्रकाश का एक समुद्र नहीं बन गया जिसने हर एक व्यक्ति के साथ साथ जमीन के पूरे क्षेत्र को भी घेर लिया। ये वही समय था जब डुआन मुके, ली जिंगवन और मो गाओजी आसमान में उठे, 3 अलग अलग दिशाओं में पैर क्रॉस करके बैठे। उन्होंने अपने हाथ सील कर लिए, अपनी साधना को मुक्त किया और आधिकारिक तौर पर सरणी गठन को सक्रिय कर दिया। उस पल सभी की निगाहें उन पर थीं। उस पल संघ के आत्मा आरंभ युग का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उस पल टेलीपोर्टेशन शुरू हुआ। बुध से हवा में एक विशाल प्रकाश किरण निकली। इसने ग्रह को हिला दिया और साथ ही इसने एक गोलाकार लहर बनाई जो पूरे ग्रह में फैल गई। इसे दूर से देखने पर यह एक बेहद आश्चर्यजनक दृश्य था। उसी समय बुध से परे अंतरिक्ष में कई सैन्य क्रूजर देखे जा सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे संघ द्वारा व्यवस्थित किए गए थे, बस अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। जिस पल टेलीपोर्टेशन शुरू हुआ, जो वह समय भी था जब संघ द्वारा व्यवस्थित सभी बल पूरी ताकत से थे, सौर मंडल के सरणी गठन को अधिकतम बढ़ावा मिला। ये सब इसलिए किया गया था ताकि दुर्घटना होने पर फेडरेशन टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना को नष्ट कर सके, ताकि आगे कोई टेलीपोर्टेशन न हो सके। वांग बाओले और फेडरेशन के अन्य सीडलिंग को इस बारे में सब पता था। वे स्पष्ट थे कि इस यात्रा का खतरा केवल तलवार पर ही नहीं था। वास्तव में सबसे खतरनाक क्षण वह क्षण था जब उन्हें टेलीपोर्ट किया गया था। सभी निर्णय और अनुमानों ने फेडरेशन के साथ सहयोग करने में विशाल विस्तार दाव पैलेस की ईमानदारी को साबित कर दिया, लेकिन मानवीय भावनाएं अंततः सबसे अप्रत्याशित थीं। इसलिए बार बार इसकी पुष्टि करने के बाद भी फेडरेशन ने पूरी तरह से तैयारियां कीं। जिस क्षण टेलीपोर्टेशन हुआ, टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना के तहत कई एंटी स्पिरिट बम भी स्टैंड बाय पर रखे जा रहे थे। वे डुआन मुके, ली जिंगवन या किसी के भी एक शब्द से तुरंत सक्रिय हो जाते। उसी समय बुध के अंदर और बाहर के सभी साधक हाई अलर्ट पर थे। यहाँ तक कि ली जिंगवन और डुआन मुके भी बेहद सतर्क थे। उन्होंने आकाश में चमकती हुई प्रकाश किरण को देखा। उनमें से एक मो गाओजी के करीब जा रहा था, जबकि दूसरा पीछे की ओर चला गया ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो सके। शुक्र है कि 15 मिनट की टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान मो गाओजी या टेलीपोर्टेशन सरणी गठन में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। इसके अलावा फेडरेशन और मो गाओजी के बीच समझौते के अनुसार पहले टेलीपोर्टेशन एपिसोड में केवल एक पक्ष शामिल होगा। इसलिए जैसे ही प्रकाश किरण धीरे धीरे कम हो गई और अंततः बुझ गई, ली जिंगवन और डुआन मुके ने राहत की गहरी सांस ली, ये सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ था। इसके साथ ही सौर मंडल के सरणी गठन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई स्कैन चलाए कि सब कुछ ठीक था। ये तभी हुआ जब बुध के बाहर क्रूजर अब सतर्क नहीं थे। विभिन्न अभिजात वर्ग ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए बुध के नीचे एंटी स्पिरिट बम अभी भी स्टैंड बाय पर थे। उन्हें निष्क्रिय नहीं किया जाना था और ली जिंगवन भी बुध पर पहरा देंगे। अब संघ के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा। जब सब कुछ सतर्क अवस्था से नीचे आ गया था, डुआन मुके और मो गाओजी ने विदा ली। उस समय ली जिंगवन, जो सरणी संरचना के बाहर अपने पैरों को पार करके बैठा था, ने अपना सिर ऊपर उठाकर सूरज को देखा। विशाल सूरज को देखते हुए, साथ ही उस पर विशाल प्राचीन हरे कांस्य तलवार को देखते हुए उसकी आंखों में प्रत्याशा की झलक दिखाई दी। छोटी मोटी, मुझे निराश मत करना, वापस आओ, सुरक्षित। उसी समय लीवान एकांत से उभरी। उसने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से एक सफलता हासिल की थी और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से वांग बाओले से नहीं मिल पाएगी। वह केवल बुध की दिशा में देख सकती थी, क्योंकि वह लंबे समय तक चुप रही।
लियू दाओबिन और लिन त्यानहाओ, साथ ही फेडरेशन सीडलिंग के दोस्त और परिवार, सभी एक ही समय में अलग अलग स्थानों से सूरज को देख रहे थे। वे सूरज पर प्राचीन हरे कांस्य तलवार को घूर रहे थे, उत्सुकता से एक दिन उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे और उनकी सफलता की कामना कर रहे थे। वांग बाओले के माता पिता भी उनमें से थे। वांग बाओले के बुद्ध के लिए रवाना होने से पहले उसने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि वह प्राचीन हरे कांस्य तलवार की यात्रा करेगा। हालांकि उसके माता पिता चिंतित थे, लेकिन वे ये भी समझते थे कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वे अपनी अनकही चिंताओं के बावजूद केवल उसके अच्छे होने की कामना कर सकते थे। जबकि पृथ्वी के संघ के सीडलिंग के मित्रों और परिवार के सदस्यों का पूरा ध्यान सूर्य पर था, जो इतने उच्च तापमान पर जल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ जला सकता है, उसमें छेद की गई प्राचीन हरे कांस्य तलवार से एक तेज गड़गड़ाहट पैदा हुई। यह एक ऐसी गड़गड़ाहट थी जो वर्षों से नहीं सुनी गई थी। ये गड़गड़ाहट तलवार के हैंडल के पास के क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी। दूर से देखने पर तलवार के हैंडल के चारों ओर का स्थान उच्च तापमान के कारण विकृत हो रहा था और एक प्रकाश प्राचीन हरे कांस्य तलवार को घेर रहा था। इसका अंदरूनी हिस्सा साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन रोशनी इतनी शक्तिशाली लग रही थी कि यह सूरज की गर्मी से बचा सकती थी, जिससे प्राचीन हरी कांस्य तलवार इसके अंदर मौजूद रह सकती थी। अगर अब रोशनी से गुजरना संभव होता तो कोई निश्चित रूप से देख पाता कि इसके पीछे की प्राचीन हरी कांस्य तलवार अपनी ही दुनिया की तरह थी। ये बहुत विशाल थी और ऐसा लगता था कि इस पर कोई जमीन नहीं है। इसके बजाय यह एक आश्चर्यजनक रूप से विशाल महासागर था। इस महासागर में पानी नहीं, बल्कि आग और लावा था, एक ऐसी आग की तरह जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। ये जगह अंतहीन रूप से जल रही थी। आग के इस समुद्र पर कई द्वीप थे जो ज्यादातर नुकीले थे, पहाड़ की चोटियों के समान। द्वीपों पर कई महल भी देखे जा सकते थे। साथ ही कोई भी व्यक्ति बीच हवा में उड़ते हुए, विभिन्न द्वीपों से निकलते हुए, बीच में सबसे चौड़े द्वीप की ओर बढ़ते हुए लोगों की आकृतियां देख सकता था। उस द्वीप की तुलना में आसपास के द्वीप छोटे बच्चों की तरह थे। केंद्रीय द्वीप पर एक परिपक्व हंस खड़ा था, क्रूर और बेहद आकर्षक। उस बड़े द्वीप पर एक ऐसे क्षेत्र में जहां एक विशाल सार्वजनिक चौक था, एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना थी। अभी वह टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना शानदार ढंग से चमक रही थी, जिससे विभिन्न आकृतियां सभी दिशाओं से वहां एकत्रित हो रही थीं। वहां पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े थे, सभी ने प्राचीन लंबे वस्त्र पहने हुए थे जो पृथ्वी पर रहने वालों से अलग दिख रहे थे। उन सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ उत्सुक थे, कुछ प्रत्याशा से भरे हुए थे, कुछ तिरस्कारपूर्ण थे और कुछ शत्रुतापूर्ण थे। ये सभी निगाहें सार्वजनिक चौक पर बड़े टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना पर केंद्रित थीं। जैसे ही टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना से चमक धीरे धीरे मंद होने से पहले अपने अधिकतम पर पहुंची, उसमें से कई आकृतियां उभरने लगीं। शुरू में वे आकृतियां अभी भी कुछ धुंधली थीं। हालांकि जैसे जैसे टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना से चमक धीरे धीरे कम होती गई, वे स्पष्ट दिखाई देने लगीं। अंत में जब टेलीपोर्टेशन सरणी गठन से चमक पूरी तरह से समाप्त हो गई, तो फेडरेशन सीडलिंग के आंकड़े स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया पूरी होने के क्षण में वे धीरे धीरे जाग गए। उन्हें यह एक सपने जैसा लगा। पिछले क्षण वे अभी भी संघ में थे, लेकिन अगले ही क्षण वे पहले से ही प्राचीन हरे कांस्य तलवार तक पहुंच चुके थे। उसी समय इस लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन के दुष्प्रभाव तुरंत अपने अधिकतम पर महसूस किए गए। चक्कर आना, मतली और अस्वस्थता के लक्षण एक साथ दिखाई दिए। तुरंत कई लोग लगभग लड़खड़ा गए और गिर गए। वे सभी अपने चेहरे पीले और सांस अस्थिर के साथ अपने आसपास को देखते रहे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे और उनमें से केवल वांग बाओले बिना हिले खड़े थे। वह टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दुष्प्रभावों का पूरी तरह से सामना कर सकता था, इसलिए वह भीड़ के बीच सबसे पहले जागा और अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर सबसे पहले ध्यान दिया। वे सभी विशाल विस्तार दाव पैलेस के साधक होने चाहिए, हालांकि मुझे उनकी निगाहें नापसंद हैं। वांग बाओले ने अपने आसपास के माहौल को देखते हुए अपनी आंखें बेकाबू होकर सिकोड़ लीं। उसने धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ पर स्टोरेज ब्रेसलेट को सक्रिय किया, ताकि अगर कुछ भी अनहोनी हो तो वह अपने धार्मिक हथियारों को सक्रिय कर सके। जैसे जैसे फेडरेशन के पौधे धीरे धीरे जागते गए, वैसे वैसे वांग बाओले की तरह उन सभी ने अपने आसपास के लोगों को नोटिस करना शुरू कर दिया। वे सभी सतर्क हो गए और अवचेतन रूप से एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। किसी तरह, चाहे वे स्वेच्छा से हों या नहीं, वे सभी वांग बाओले के पीछे इकट्ठा हो गए। यहाँ हर कोई अपने घरों को छोड़कर विदेशी जमीन के टुकड़े पर कदम रख चुका था जो प्राचीन हरी कांस्य तलवार थी। इसलिए उन्हें एक दूसरे की संगति में सांत्वना तलाशने की जरूरत थी। साथ ही भले ही वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वांग बाओले निस्संदेह सबसे सक्षम थे। उस समय वांग बाओले की उपस्थिति तुरंत नेतृत्व का संकेतक बन गई थी, बिना किसी शब्द की व्याख्या किए। यह विशेष रूप से कोंग दाओ, झुओ युफान और झाओ यामिंग के लिए था।
भले ही वे तीनों अपने आप में कुलीन थे, उस समय वे अभी भी वांग बाओले के साथ थे। विशाल विस्तार दाव पहले से सतर्कता के साथ आसपास के साधकों को देख रहे थे। तुरंत पूरे टेलीपोर्टेशन सरणी गठन में सन्नाटा छा गया। हालांकि विशाल विस्तार दाव महल के साधकों के बीच ये चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वे सभी अलग अलग भावनाओं का अनुभव कर रहे थे। जल्द ही दूर से पहाड़ की चोटी से एक इंद्रधनुष तेजी से उभरा। यह इतनी तेजी से आया कि इसने हवा और गड़गड़ाहट पैदा कर दी। दूर से देखने पर कोई व्यक्ति नीले रंग की दाववादी पोशाक पहने हुए दिखाई दे सकता था। उसके साथ बिजली की चमक भी थी, जो प्रकाश की गति से आ रही थी। जैसे ही तेज धमाका हुआ और गड़गड़ाहट की आवाज़ तेज होती गई, वह व्यक्ति टेलीपोर्टेशन एरे संरचना के ऊपर हवा में आ गया और रुक गया। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर भावशून्य भाव था। उसी समय एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के लिए अद्वितीय साधना आभा की तरंगें लगातार उससे निकल रही थीं, जिससे उसके आसपास का स्थान विकृत हो रहा था। आसपास के विशाल विस्तार दाव महल के शिष्यों ने तुरंत मुट्ठी बांधकर उसका स्वागत किया, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि केवल उसकी साधना और शिष्यों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह देखा जा सकता था कि यह व्यक्ति उच्च स्थिति का था। वांग बाओले और उनके साथियों ने भी सिर उठाकर उस व्यक्ति को देखा जो अभी अभी आया था। जब उनकी नज़रें मिलीं तो वांग बाओले ने अपनी सांस रोक ली। उसे लगा कि उस आदमी की आंखें किसी धारदार ब्लेड की तरह थीं, जिससे उसका दिल और दिमाग कांप रहा था। जब वांग बाओले कांपने लगा और दूसरे फेडरेशन सीडलिंग्स की सांसें रुक गईं, तो हवा में मौजूद अधेड़ व्यक्ति ने अपनी नज़रें हटा लीं और शांति से बोलना शुरू कर दिया। फेडरेशन के साधकों, एल्डर फैंग स्वर्गीय प्रश्न मंडप में आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। अभी मेरे पीछे आओ। अधेड़ व्यक्ति मुड़ा और हवा में कदम रखते हुए पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। दूर से देखने पर उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जिससे प्राचीन वस्त्र पहने यह अधेड़ व्यक्ति एक पौराणिक देवता की तरह लग रहा था, जिसकी अवर्णनीय शान थी। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत अपनी मुठ्ठियां बंद कर लीं। उसके पीछे मौजूद दूसरे फेडरेशन सीडलिंग्स ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद वांग बाओले के नेतृत्व में वे सभी उड़ गए। वे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पीछा करते हुए विशाल विस्तार दाव महल के साधकों की अमित्र निगाहों के नीचे पर्वत शिखर की ओर बढ़े। जैसे ही वे आसमान की ओर बढ़े, उन्होंने पूरे क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य देखा। आसमान आग के रंग का था और भले ही वह जल रहा था, लेकिन वह धुंधला था, जैसे कि कोई पर्दा उसे ढक रहा हो। अगर वे करीब से देखें तो वे देख सकते थे कि आसमान के पर्दे के पीछे आग की लपटें जोर जोर से उठ रही थीं। जमीन पर आग और लावा का एक समुद्र था जो सभी दिशाओं में गर्मी की लहरें फैला रहा था। पूरी दुनिया एक विशाल भाप से भरी टोकरी की तरह थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हालांकि ये यहाँ भी था कि आत्मा क्यूई का एक स्तर जो पृथ्वी की तुलना में कई गुना अधिक केंद्रित था, महसूस किया जा सकता था। भले ही आत्मा क्यूई तलीकृत नहीं हुई, लेकिन यह अत्यधिक केंद्रित थी और पृथ्वी पर मौजूद गुणवत्ता के मामले में पूरी तरह से अलग लग रही थी। वांग बाओले ने केवल कुछ गहरी सांसें लीं और चौंक गए। उनके शरीर द्वारा आत्मा क्यूई का अवशोषण, साथ ही इसके लिए उनकी इच्छा ने सभी को लुभाया और आश्चर्यचकित किया, और उनकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि जिन साधना तकनीकों में उन्होंने प्रशिक्षण लिया था और उनकी साधना विशाल विस्तार दाव महल के लिए बहुत उपयुक्त थी, जो प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर था। इसलिए उच्च तापमान के बावजूद यह अभी भी उन सभी के लिए साधना के लिए एक आश्रय था, जो संग से भी बेहतर था। इसके अलावा अग्निसागर पर कई द्वीपों ने वांग बाओले और अन्य लोगों को हिलाकर रख दिया। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, द्वीप पर्वत शिखरों की तरह अधिक प्रतीत होते थे, जबकि बाकी पहाड़ अग्निसागर के नीचे दबे हुए थे। केवल पहाड़ों की चोटियां ही डूबी नहीं थीं, और इसी से द्वीप बने। जिस द्वीप पर वे थे, वह जाहिर तौर पर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप था। ये भी कहा जा सकता है कि यह कभी एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा पर्वत था, और इस पर्वत शिखर पर कई महल थे जो इसे नीचे से ऊपर तक घनी तरह से ढके हुए थे। जिन स्थानों पर महल बनाए गए थे, वे बेतरतीब फिर भी एक ही समय में गहन और जानबूझकर बनाए गए लगते थे। साथ ही पर्वत शिखर पर 3 हॉल विशेष रूप से आकर्षक थे। वे एक जैसे दिखते थे और पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित थे। अगर कोई वहां खड़ा होता तो उसे सभी छोटे द्वीपों का एक विहंगम दृश्य दिखाई देता। 3 हॉल के पीछे एक विशाल चट्टान थी, जिस पर एक मुरझाया हुआ प्राचीन पेड़ उग रहा था। प्राचीन वृक्ष बिना पत्तों वाला था और उसमें केवल मोटी शाखाएं थीं जो सभी दिशाओं में फैली हुई थीं। इसके भीतर से एक आश्चर्यजनक दमनकारी शक्ति निकल रही थी, और ये 3 महान हॉलों को भी पार कर गया, द्वीप और पर्वत शिखर का देवता बन गया। भले ही बड़ा पेड़ मुरझा गया था, लेकिन इसकी शाखाओं को देखकर ये कल्पना की जा सकती थी कि मुरझाने से पहले ये पत्तियों से ढका हुआ था और निश्चित रूप से राजसी और भव्य दिख रहा था। ये वही था जो वांग बाओले और कंपनी ने आसमान में देखा था। भले ही विशाल विस्तार दाव महल के लेआउट के बारे में कुछ खास नहीं था, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे वे चौंक गए। पहाड़ के नीचे से ऊपर तक की यात्रा के साथ विशाल विस्तार दाव महल की पर्वत चोटियों से लगातार बड़ी संख्या में आभा निकल रही थी।
सबसे कमजोर आभा कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी और कभी कभी एक नवजात आत्मा क्षेत्र की आभा महसूस की जा सकती थी। यह विशेष रूप से महल के अंदर था जहां पर्वत शिखर था। वहां स्वर्ग की शक्ति के समान 3 धाराएं थीं जो इतनी शक्तिशाली थीं कि वे किसी को भी चौंका सकती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर्वत शिखर पर 3 देवता मौजूद थे। इसने वान बाओले को अपनी सांस रोक लेने पर मजबूर कर दिया और उसके पीछे फेडरेशन के अंकुर, जिसमें झाओ यामिंग और कंपनी शामिल थी, ने भी अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। वे वान बाओले के और भी करीब चले गए। विशाल विस्तार दाओ महल की तुलना में संघ कमजोर है, इसलिए ये सहयोग असमान है। संघ को ये शर्त लगानी चाहिए कि यह तथाकथित लाइट गुट वास्तव में स्वेच्छा से संघ के साथ गठबंधन बना रहा है। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने गुनगुनाया और राहत की सांस ली, क्योंकि उसके निर्णय के आधार पर यह अधिक संदिग्ध होता अगर दूसरा पक्ष उनके आने के क्षण से ही उनके प्रति विनम्र होता। भले ही निम्न स्तर के साधक विनम्र न हो लेकिन उनके साथ समान व्यवहार कर रहे हों, इससे वान बाओले हाई अलर्ट पर आ जाते। इसलिए विशाल विस्तार दाओ महल के अन्य साधकों से उसे जो उपेक्षा और शत्रुता का अनुभव हुआ वह सामान्य लग रहा था। चलो देखते हैं कि मुझे पानी की जांच करने का मौका मिलता है या नहीं। जैसा कि वान बाओले ने सोचा, सभी लोग चुपचाप मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का पीछा करते रहे जब तक कि वे पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच गए और बीच में स्वर्गीय प्रश्न मंडप में पहुंच गए। मंडप विशाल था और एक ऐसी आभा से भरा हुआ था जो घात लगाए बैठे एक विशाल जानवर के समान थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोरने में सक्षम थी और इसने सभी संघ के अंकुरों को परेशान कर दिया। पहुंचने के बाद वे स्वर्गीय प्रश्न हॉल के द्वार के खुलने से पहले लंबे समय तक इंतजार नहीं करते थे। जैसे ही यह खुला, मंडप के भीतर से एक आधिकारिक आवाज उभरी, संघ के साधकों, हॉल में प्रवेश करें और अपना अभिवादन करें। आवाज सभी के कानों में गूंज उठी। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली और हॉल में बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसने तुरंत देखा कि हॉल के शीर्ष पर 3 सीटें थीं। अभी उन पर 3 लोग बैठे थे। 3 लोगों में से बीच में बैठी महिला एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो अपनी उम्र के बावजूद खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक रंगीन पोशाक पहनी हुई थी और बेहद खूबसूरत दिख रही थी। जब वह वान बाओले और उसके पीछे चल रहे अन्य फेडरेशन सीडलिंग्स को देख रही थी तो उसकी नज़र कोमल थी। इस महिला के बाईं ओर एक दुबला पतला अधेड़ साधक था जो काले रंग का लबादा पहने हुए था। वह भावहीन था और उसका शरीर कंकाल जैसा था। उसकी निगाहें खाली थीं, जिससे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती थी, मानो उनकी आत्मा भी भय से कांप रही हो। उसके दाईं ओर एक बुजुर्ग था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, मानो ध्यान में हो। वह संघ के उन अंकुरों में रुचि नहीं ले रहा था जो वहां पहुंचे थे। उन तीनों के अलावा वहां 8 साधक भी थे, जिनमें युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं शामिल थे। वे सभी वान बाओले और उनके साथियों को देख रहे थे। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति जो उन्हें यहां तक ले आया था उनमें से एक था। उसी समय वे युवा पुरुष और महिलाएं जो वान बाओले और उनके साथियों के समान उम्र के लग रहे थे और तीनों नेताओं के बगल में थे, उन्हें बैठने का अवसर नहीं मिला। उनके साधना स्तर अंतिम चरण के कोर गठन क्षेत्र के प्रतीत होते थे, लेकिन ये तथ्य कि वे तीनों नेताओं के बगल में खड़े हो सकते थे, ये दर्शाता था कि वे भी एक उच्च पद पर थे। वान बाओले ने उन पर अपनी नज़र डाली और ऐसा लगा कि वे भी शिष्य थे। अब तक जो कुछ भी उन्होंने समझा था, उसके आधार पर वान बाओले ने तुरंत अनुमान लगाया कि तीनों नेता निश्चित रूप से ताओवादी फैन क्यूरन, मी लीजी और यूरान होंगे, जिसमें महिला फैन क्यूरन थी। उनके पीछे खड़े सभी शिष्यों के चेहरे पर फैन क्यूरन और उनके साथियों जैसा ही भाव था। यूरान के पीछे खड़े 2 लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। जाहिर तौर पर वे गहरी सोच में डूबे हुए थे, जबकि फैन क्यूरन के पीछे खड़े 2 लोगों की आंखों में भावहीनता के बावजूद भी दया का भाव था। मी लीजी के बगल में केवल एक व्यक्ति था। वह 30 साल से कम उम्र का लग रहा था और वह ठंडा और अप्राप्य लग रहा था क्योंकि उसने वान बाओले और अन्य लोगों पर तिरस्कार भरी नजर डाली। हालांकि उसे विशाल विस्तार वाले दाओ महल की कुछ बुनियादी समझ थी, फिर भी जब उसने स्थिति को देखा तो वान बाओले ने अपने दिल में आह भरी। वह परेशान महसूस कर रहा था क्योंकि जानना अपनी आंखों से देखने और चीज़ों को सीधे अनुभव करने से अलग था। वह इस बार जो मिशन उसे पूरा करना था उससे कुछ हद तक निराश था। झाओ यामिंग, झुओ युफान और अन्य फेडरेशन सीडलिंग के मन में भी उसके जैसे ही विचार थे। उन सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया, उनके दिलों में असंख्य भावनाएं थीं। अनिवार्य रूप से कुछ ऐसे भी थे जो अपने निर्णय पर पछताने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये बेहतर होता अगर उन्होंने न आने का विकल्प चुना होता। क्या फेडरेशन के साधकों में कुछ शिष्टाचार नहीं है? यहाँ शक्तिशाली व्यक्ति हैं और आप सभी उनका अभिवादन नहीं कर रहे हैं। वास्तव में एक निम्न श्रेणी और असभ्य समूह। जबकि सभी फेडरेशन सीडलिंग ने घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया। निचली सीट पर बैठे एक नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्ग ने हंसते हुए शांति से बात की। उस बुजुर्ग के सिर पर लंबे लाल बाल थे जो बेहद आकर्षक थे। वह बहुत ही असभ्य दिख रहा था और उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण था।
जैसे ही उसने बात की, फैंग क्यूरन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, कुछ हद तक दुखी, हालांकि उसने इसके लिए उसे डांटा नहीं। उन शब्दों के साथ साथ माहौल ने हर एक फेडरेशन सीडलिंग को असहज कर दिया जो इसे सुन और देख रहा था। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और उनकी सांसों की लय भी बदल गई। निस्संदेह ये टिप्पणी कि वे निम्न श्रेणी के और असभ्य थे, निगलने में बहुत कठिन थी। झाओ यामिंग ने अपनी मुठियां भींच लीं, जबकि झुओ यिफान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कोंग दाओ ने सबसे स्पष्ट रूप से नाखुशी का प्रदर्शन किया, जिसमें से क्रूरता की आभा निकल रही थी। साधना के अपने स्तर के मामले में कमतर होने के बावजूद उसने शक्ति का आवश्यक प्रदर्शन किया। दूसरी ओर, जबकि अन्य संघ के कुछ अंकुर अभी भी अपने सिर नीचे किए हुए थे, उनमें से अधिकांश ने अपने सिर ऊपर उठाने का विकल्प चुना और ऐसा रवैया अपनाया जिससे पता चले कि उन्हें छोटा नहीं किया जाना चाहिए। वान बाओले ने कोई आभा नहीं दिखाए। वास्तव में उसने शुरू से ही अपना सिर नीचे किए बिना ऊंचा रखा था। अब जब उसने बुजुर्ग की बातें सुनी तो उसने बुजुर्ग की ओर देखा और अपने दिल में बुदबुदाया कि यह नवजात आत्मा क्षेत्र साधक बस एक छोटा सा मछली है। वह उसके लिए डरने वाला कोई नहीं था, जिसने पहले कई अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों को मार डाला था। उस विचार के साथ वान बाओले ने एक गहरी सांस ली और शांत हॉल में आगे बढ़े, 3 आत्मा कंडित एल्डर्स को मुट्ठी बांधकर उच्च सीट पर अभिवादन किया। मैं वान बाओले, एक संघ दूत हूँ। मुझे संघ से मेरे साथी साधकों का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है ताकि वे विशाल विस्तार दाव पैलेस में आ सकें और यहाँ 3 वरिष्ठों से मिल सकें। वान बाओले ने संघ दूत शब्द पर अतिरिक्त जोर देते हुए जोर से और स्पष्ट रूप से बात की। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, उसके पीछे खड़े संघ के सभी अंकुरों ने एक गहरी सांस ली, फैंग क्यूरान और अन्य 2 आकृतियों को मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। साधक, जैसे ही वान बाओले ने बात की, उच्च सीटों के पास किसी से एक तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी सुनाई दी। जो व्यक्ति बोल रहा था वह फैंग क्यूरान वाली तिकड़ी से नहीं था, बल्कि यह मी लीजी के बगल में खड़ा युवक था जो तिरस्कार भरी नज़र से देख रहा था। लियांग लॉन्ग, तुम कितने अनियंत्रित हो। फैंग क्यूरन की आंखों में एक ठंडी नज़र चमक उठी जब वह भावहीन होकर बोल रही थी। लियांग लॉन्ग नाम के उस युवक ने तुरंत ही फैंग क्यूरन और उसके गुरु मी लीजी पर मुठियां बांधकर जवाब दिया। निस्संदेह ये टिप्पणी कि वे निम्न श्रेणी के और असभ्य थे, निगलने में बहुत कठिन थी। झाओ यामिंग ने अपनी मुठियां भींच लीं, जबकि झुओ यिफान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कोंग दाओ ने सबसे स्पष्ट रूप से नाखुशी का प्रदर्शन किया, जिसमें से क्रूरता की आभा निकल रही थी। साधना के अपने स्तर के मामले में कमतर होने के बावजूद उसने शक्ति का आवश्यक प्रदर्शन किया। दूसरी ओर, जबकि अन्य संघ के कुछ अंकुर अभी भी अपने सिर नीचे किए हुए थे, उनमें से अधिकांश ने अपने सिर ऊपर उठाने का विकल्प चुना और ऐसा रवैया अपनाया जिससे पता चले कि उन्हें छोटा नहीं किया जाना चाहिए। वान बाओले ने कोई आभा नहीं दिखाए। वास्तव में उसने शुरू से ही अपना सिर नीचे किए बिना ऊंचा रखा था। अब जब उसने बुजुर्ग की बातें सुनी तो उसने बुजुर्ग की ओर देखा और अपने दिल में बुदबुदाया कि यह नवजात आत्मा क्षेत्र साधक बस एक छोटा सा मछली है। वह उसके लिए डरने वाला कोई नहीं था, जिसने पहले कई अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों को मार डाला था। उस विचार के साथ वान बाओले ने एक गहरी सांस ली और शांत हॉल में आगे बढ़े, 3 आत्मा कंडित एल्डर्स को मुट्ठी बांधकर उच्च सीट पर अभिवादन किया। मैं वान बाओले, एक संघ दूत हूँ। मुझे संघ से मेरे साथी साधकों का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है ताकि वे विशाल विस्तार दाव पैलेस में आ सकें और यहाँ 3 वरिष्ठों से मिल सकें। वान बाओले ने संघ दूत शब्द पर अतिरिक्त जोर देते हुए जोर से और स्पष्ट रूप से बात की। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, उसके पीछे खड़े संघ के सभी अंकुरों ने एक गहरी सांस ली, फैंग क्यूरान और अन्य 2 आकृतियों को मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। साधक, जैसे ही वान बाओले ने बात की, उच्च सीटों के पास किसी से एक तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी सुनाई दी। जो व्यक्ति बोल रहा था वह फैंग क्यूरान वाली तिकड़ी से नहीं था, बल्कि यह मी लीजी के बगल में खड़ा युवक था जिसने तिरस्कार भरी नज़र से देखा। लियांग लॉन्ग, तुम कितने अनियंत्रित हो। फैंग क्यूरन की आंखों में एक ठंडी नज़र चमक उठी जब वह भावहीन होकर बोल रही थी। लियांग लॉन्ग नाम के उस युवक ने तुरंत ही फैंग क्यूरन और उसके गुरु मी लीजी की ओर मुट्ठी बांधकर जवाब दिया। मैं अपनी गलती मानता हूँ। हालांकि इन मूर्ख प्राणियों को हमारे जैसे साधक के रूप में खुद को संबोधित करते हुए सुनकर मुझे इतना असहज महसूस होता है कि मैं अपनी दिशा भूल गया हूँ। कृपया मुझे सजा दें, एल्डर और मास्टर। इस बार फैंग क्यूरन की प्रतीक्षा किए बिना उसके बगल में बैठी मी लीजी ने बोलना शुरू कर दिया। एल्डर फैंग, मैं अपने शिष्य को ही अनुशासित करूंगा। लियांग लॉन्ग, तुम्हें सजा के तौर पर 1 महीने के लिए एकांतवास में जाना है। हाँ मास्टर। लियांग लॉन्ग ने मुट्ठी बांधकर मी लीजी की ओर झुककर प्रणाम किया। जब उसने अपना सिर उठाकर वान बाओले को देखा तो वह और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। फैंग क्यूरन, जो बगल में बैठा था, अब अपनी आंखों में एक अजीब नज़र से मी लीजी को देख रहा था। पूरा हॉल तुरंत तनावपूर्ण माहौल से भर गया।
वान बाओले और फेडरेशन सीडलिंग हॉल में आने के बाद से 2 बार अपमानित होने के बाद सभी चुप थे क्योंकि उन्होंने अपने दिल में अपनी नाखुशी को दबा लिया था। उनमें से कई ने अपनी मुट्ठियां भींचकर जवाब दिया क्योंकि वे अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और केवल उसे दबाकर रख सकते थे। वान बाओले की आंखों में भी एक ठंडी नज़र दिखाई दी। वह एक गुस्सैल व्यक्ति था और उसके पास एक मजबूत समर्थन था, खासकर लिटिल मिस्सी के आसपास। इसके अलावा उसके निर्णय के आधार पर यह तथ्य कि डुआन मुके ने उन्हें यहाँ भेजा था, इसका मतलब था कि उसे एक निश्चित स्तर का विश्वास था कि खतरे की संभावना के बावजूद उनकी सुरक्षा के लिए कोई बड़ा समझौता नहीं होना चाहिए। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसे लगा कि अगर फेडरेशन के सीडलिंग ने उनके साथ हुए व्यवहार के जवाब में अपना अभिमान निगल लिया तो भविष्य में निश्चित रूप से उन पर इसी तरह का अपमान किया जाएगा। हर बार चुप रहने के बजाय इसे व्यक्त करना और इस अवसर का उपयोग इस सहयोग के प्रति विशाल विस्तार दाव पैलेस के रवैये को जानने के लिए करना बेहतर हो सकता है। उस विचार के साथ वान बाओले का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी आंखों में चमक के साथ उसने अपना लक्ष्य लियांग लॉन पर रखा जो मी लीजी के बगल में था। उसने अपना पैर उठाया और एक कदम आगे बढ़ा। यहाँ जूनियर ने एक बार एक आत्मकथा पढ़ी थी जब मैं फेडरेशन में था। आत्मकथा में उल्लेख किया गया था कि हर कोई अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के साथ भी दोहरे मापदंड अपनाता है। मैंने कभी सोचा था कि इस तरह के दृष्टिकोण केवल संघ के भीतर ही मौजूद हैं। हालांकि आज यहाँ जूनियर को एहसास हुआ है कि इस तरह के दृष्टिकोण यहाँ भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मेरे साथी संघ साधक और मैं अभी अभी यहाँ आए हैं और नए वातावरण में शारीरिक रूप से समायोजित नहीं हुए हैं, जिससे हमें असहज महसूस हुआ। हालांकि इसके कारण हमें असभ्य होने के लिए फटकार लगाई गई है और साथ ही ताओवादी लियांग लॉन्ग ने मुझे तब भी टोका जब मैं 3 बुजुर्गों का अभिवादन कर रहा था। क्या यहाँ सम्मानजनक होने का यही मतलब है? मैं साथ ही ताओवादी लियांग लॉन्ग से पूछना चाहूँगा कि उसने मुझे बीच में क्यों टोका। जैसे ही वान बाओले ने बात की, उसके पीछे खड़े अधिकांश संघ के पौधे चौंक गए क्योंकि उन्हें भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ। हालांकि ली जैसे लोगों का एक छोटा समूह भी था जो वान बाओले से नाराज था क्योंकि उन्हें लगा कि उसने गलत कदम उठाया है। उनके लिए अगर वे बस इसे सहन कर लें तो इस तरह के मामले टल जाएंगे। उनके आते ही मामले को तूल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वान बाओले ने अपनी बात कहना समाप्त नहीं किया। अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर से मुट्ठी बांधकर फैन क्यूरन का अभिवादन किया जो ऊपर की सीट पर था। वरिष्ठ क्यूरन, यहाँ जूनियर ने यह अपमान सुनने के बाद कि हम मूर्ख हैं, अपना गुस्सा दबा नहीं पाया। कृपया मुझे माफ़ करें। जैसे ही वान बाओले ने बात की, विशाल विस्तार दाव पैलेस में सभी ने तुरंत अपना ध्यान वान बाओले की ओर मोड़ दिया। उनकी आंखों में चमक आ गई क्योंकि उनकी निगाहें वान बाओले पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था कि उनमें से अधिकांश ने कभी नहीं सोचा था कि संघ के लोग अभी अभी आए होने के बावजूद इतनी अशिष्टता से बात करने की हिम्मत करेंगे। यह विशेष रूप से फैंग क्यूरन के लिए था जो अब अपनी आंखों में एक अजीब नज़र से वान बाओले को देख रही थी। कितना दुस्साहस! सभी की नज़रें अभी भी वान बाओले पर टिकी थीं। लाल बालों वाला नवजात आत्मा क्षेत्र साधक जो निचली सीट पर था, उसने खर्राटे लिए। उसकी आवाज़ स्वर्गीय थंडर के समान थी जिसने पूरे स्थान को हिला दिया। उसी समय लियांग लॉन्ग जो मी लीजी के पीछे था, वान बाओले को उसके बारे में बोलते हुए सुनकर तिरस्कारपूर्वक हंसा। उसने जवाब में बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तुम। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वान बाओले की साधना शुरू हो गई। जैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ, उसका शरीर एक छोटे तूफान में बदल गया जो सभी दिशाओं में फैल गया और वह अचानक उस लाल बालों वाले नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक को देखने के लिए मुड़ा। वरिष्ठ, आप बिना किसी कारण के हम संघ साधकों का अपमान करने वाले अनियंत्रित व्यक्ति हैं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, लियांग लॉन्ग, चुप रहो। संघ के दूत के रूप में मैं, वान बाओले, 3 वरिष्ठों का अभिवादन करने के लिए संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये 2 सभ्यताओं के बीच बातचीत का एक रूप है और आपको 2 बार बीच में आकर हमारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुमने फिर से अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वान बाओले की आंखों में मारने का इरादा स्पष्ट रूप से चमक उठा। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और फैंग क्यूरान को फिर से बधाई दी। वरिष्ठ क्यूरान, संघ इस गठबंधन में बहुत ईमानदार रहा है और हमारी ईमानदारी स्पष्ट है। कोंग दाओ और बाकी सभी कृपया वरिष्ठ क्यूरान से अपना परिचय दें। जैसे ही वान बाओले ने बात की, कोंग दाओ, जो उसके पीछे था, ने तुरंत मुट्ठी बांधकर फैंग क्यूरान का अभिवादन किया। मैं जूनियर कोंग दाओ हूँ और मेरे पिता डुआन मुके हैं जो संघ के अध्यक्ष हैं। मैं जूनियर जोलिन हूँ जो प्लम मैनिफेस्टेशन कॉनेट सेक्ट का प्रत्यक्ष शिष्य है। मैं जूनियर फैंग म्यू हूँ और मेरे पिता संघ सीनेट के सेनेटर हैं। मैं जूनियर हूँ। इस तरह के शब्द संघ के अंकुरों के मुंह से लगातार निकल रहे थे जो पूरे महान हॉल में गूंज रहे थे। झाओ यामिंग की आवाज़ भी वान बाओले के पीछे कहीं से सुनाई दे रही थी। मैं जूनियर झाओ यामिंग हूँ और मेरी माँ मार्टियन कॉलोनी की गवर्नर हैं। वान बाओले ने उन शब्दों को सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी।
वह आत्मविश्वास से अपना परिचय देने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या सुना है। वह तुरंत मुड़ा, अपनी आंखें चौड़ी करके भावशून्य झाओ यामिंग को घूरने लगा, जबकि उसका दिमाग घूम रहा था। तुम्हारी माँ है। मेरी माँ मार्टियन कॉलोनी की गवर्नर हैं। झाओ यामिंग ने वांग बाओले को देखा और शांति से उत्तर दिया। अगर वह अभी विशाल विस्तार दाव महल में नहीं होता तो शायद वांग बाओले पहले ही सदमे में उछल पड़ता। हालांकि वह इस स्थिति में इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। इसलिए खुद को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करने के बाद वह मुड़ा और फिर से जोर से बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। मैं जूनियर वांग बाओले हूँ। एक साधक के रूप में अपनी यात्रा शुरू किए हुए मुझे 10 साल से भी कम समय हुआ है। अब तक मेरा साधना स्तर प्रारंभिक चरण के कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर है और मैं संघ के 4 महान दाव कॉलेजों का प्रमुख शिष्य हूँ। मैं दाव कॉलेज के हजारों शिष्यों का नेता और मार्टियन विशेष क्षेत्रीय शहर का नेता हूँ। मेरे अधीन लाखों साधक काम कर रहे हैं, जिनमें से कई सच्ची सांस के क्षेत्र या फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में हैं। मुझे केवल एक आदेश भेजने की जरूरत है और वे सभी मेरा पालन करेंगे। वरिष्ठ क्यूरन, हम में से अधिकांश लोग 10 साल से भी कम समय से साधना कर रहे हैं और संघ की सेटिंग में अपने स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां आत्मा क्यूई कमजोर है। साथ ही हम सभी का संघ में प्रमुख स्थान है। हमारे बीच संघ के अध्यक्ष का बेटा, मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर की बेटी, साथ ही विभिन्न गुटों के शिष्य हैं। अभी संघ के आदेश के तहत हम सभी अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। ये सब संघ की ईमानदारी और संघ के विशाल विस्तार दाव महल के साथ संघ बनाने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि आज हमारा अपमान किया गया है। इस मामले में मैं चाहूंगा कि वरिष्ठ क्यूरन ही न्यायाधीश बने। जैसे ही वांग बाओले ने बात की, उसने मुट्ठी बांधकर फैंग क्यूरन की ओर गहराई से झुककर प्रणाम किया। उत्तेजित महसूस करने के बावजूद उसके पीछे संघ के पौधे अभी भी थोड़े असहज थे। वे दबी हुई सांसों में कोस रहे थे, लेकिन चूंकि वांग बाओले ने पहले ही अपना बयान दे दिया था, ली जैसे लोगों ने फिर भी अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं, चाहे वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हों। कृपया हमारे न्यायाधीश बने, वरिष्ठ क्यूरन। जब फेडरेशन सीडलिंग की आवाज़ें हॉल में गूंजने लगीं तो विशाल विस्तार दाव पहले से हर कोई चुप हो गया। यहाँ तक कि लाल बालों वाले नवजात आत्मा क्षेत्र ने भी अपनी सांसें तेज कर लीं। वह अभी भी फेडरेशन सीडलिंग को नीची नज़र से देख रहा था, लेकिन यह निर्विवाद था कि उसने सहयोग करने के लिए फेडरेशन की ईमानदारी को महसूस किया। फैंग क्यूरन की व्यवस्था से नाखुश होने के बावजूद वह समझ गया कि उसे अभी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अन्य लोग जो नाखुश थे, उन्होंने भी चुप रहना चुना। ये स्पष्ट था कि वांग बाओले के शब्द तीखे और प्रभावशाली थे। यह उचित भी था, न तो घमंडी और न ही विनम्र। इसने सभी को अवाक कर दिया और उनके मन में वांग बाओले की एक स्थायी छाप भी छोड़ी। मी लीजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही कुछ कहा, जबकि दाववादी यूरान ने अपनी आंखें बंद रखीं। हालांकि फैंग क्यूरन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी आंखों में वांग बाओले के प्रति प्रशंसा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। दसियों साल पहले ऐसी परिस्थितियों में भी उसके पास संप्रदाय से विद्रोही आवाज़ों को दबाने की क्षमता थी। हालांकि अभी उसके अधीनस्थों को भी यह महसूस होने लगा था कि पूरे संप्रदाय की शक्ति मीलीजी की ओर गिरने लगी है। इसलिए वह इतनी शांत थी। हालांकि वांग बाओले के शब्दों ने उसके अंदर फिर से उम्मीद जगाई और साथ ही वह संघ की ईमानदारी को भी महसूस कर सकती थी। आखिरकार इन लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में झूठ बोलना असंभव था। ये जानना आसान था कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच था या नहीं, बस एक छोटी सी कीमत चुकाकर और मोगाओजी की मदद लेकर। इसके अलावा उसे विश्वास था कि वांग बाओले इस मामले में झूठ नहीं बोलेंगे। अगर वह झूठ भी बोल रहा था तो भी वह झूठ को सच में बदलने का कोई रास्ता खोज लेगी। दूसरी ओर अगर सब कुछ सच था तो इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चीलिन और लियांग लॉन्ग, तुम दोनों माफ़ी मांगो। ये सोचकर फैंग क्यूरन अचानक बोल पड़ी। एक महिला होने के बावजूद उसकी आवाज़ में एक निर्णायक लहजा था। निचली सीट पर बैठा लाल बालों वाला साधक कुछ देर चुप रहा। अपनी नाखुशी को दबाते हुए वह औपचारिक रूप से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वांग बाओले ने एक कदम आगे बढ़ाया और लाल बालों वाले साधक का मुट्ठियां बांधकर अभिवादन करने की पहल की। सीनियर को इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जूनियर अभी बहुत संवेदनशील था और मुझे उम्मीद है कि सीनियर इस पर नाराज़ नहीं होगा। वांग बाओले के शब्दों ने फैंग क्यूरन की आंखों में एक बार फिर चमक ला दी। इस बार मी लीजी की आंखों में भी एक चमक देखी जा सकती थी और उसकी नज़र उसके आने के बाद पहली बार वांग बाओले पर पड़ी। अन्य नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों की आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया। लाल बालों वाले साधक ने वांग बाओले को गौर से देखा और अचानक हंस पड़े। कितना योग्य युवक है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को विशाल विस्तार दाव महल में अवसर मिलेंगे और बढ़िया लाभ मिलेगा। धन्यवाद वरिष्ठ। वांग बाओले ने लाल बालों वाले साधक का फिर से विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया।
उसके इस कदम ने महान हॉल में तनाव को काफी हद तक कम कर दिया। उसका व्यवहारिक व्यवहार और ये तथ्य कि वह जानता था कि कब देना है और कब लेना है, ने उस तीखे प्रभाव को बदल दिया जो उसने पहले अन्य लोगों के मन में डाला था। इस परिवर्तन ने लोगों के मन में वांग बाओले की गहरी छाप छोड़ी। हालांकि वांग बाओले ने लियांग लॉन पर आसानी से समझौता नहीं किया। वास्तव में यदि उसकी साधना का स्तर काफी ऊंचा होता तो वह लाल बालों वाले नवजात आत्मा क्षेत्र पर भी आसानी से समझौता नहीं करता। इसलिए अपनी मुद्रा को समायोजित करने के बाद वांग बाओले की आंखों में एक उत्तेजक नजर दिखाई दी जब उसने लियांग लॉन की ओर देखा जो मी लीजी के बगल में था। लियांग लॉन गंभीर दिख रहा था क्योंकि वह संघ के साधकों से माफी मांगना स्वीकार नहीं कर सकता था। वह अपने गुरु मी लीजी की ओर देखने के लिए मुड़ा जो कुछ देर की चुप्पी के बाद बोले, माफी मांगो। उस शब्द ने लियांग लॉन को क्रोधित कर दिया और उसने वांग बाओले की ओर देखा। उसकी आंखों में नाखुशी की एक चरम झलक थी, लेकिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और अनिच्छा से बोला, गलत। ये कहते हुए उसने अपना सिर घुमाया। उसका दिल दुश्मनी से भर गया और उसे लगा कि यह उसका बहुत बड़ा अपमान है। हालांकि वांग बाओले ने उससे बदला लेने की ठान ली थी। इसके अलावा वह अब जो लाभ उसके पास था उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने उन शब्दों को सुनकर अपनी भौहें उठाईं। कौन गलत है, मैं, तुम? लियांग लॉन्ग ने उन शब्दों को सुनकर अचानक अपना सिर घुमाया और उसने वांग बाओले को तीव्र दुश्मनी से देखा। क्या, अगर तुम नाखुश हो तो चलो युद्ध में शामिल होते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। वांग बाओले ने लियांग लॉन्ग को घूर कर देखा और नाक सिकोड़कर बोला। लियांग लॉन्ग ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में मारने का इरादा और भी गहरा हो गया। वह फिर से बोलने ही वाला था कि मीलीजी ने नाक सिकोड़ते हुए खड़े होकर और बड़े हॉल से बाहर कदम रखते हुए कहा। लियांग लॉन्ग के दिल में ठंडक महसूस हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके गुरु उससे नाखुश हैं। इसलिए उसने मुट्ठी बांधकर वांग बाओले का कड़वाहट से अभिवादन किया। मैं गलत हूं। ये कहते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और अपने गुरु के साथ तेजी से चला गया। उस पल वांग बाओले को मारने की उसकी इच्छा अधिकतम हो गई थी। लियांग लॉन्ग को जाते हुए देखकर वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों की गहराई में मारने का वही इरादा चमक उठा। मुझे इस आदमी को मारने का मौका ढूंढना चाहिए, अगर नहीं तो जल्दी या बाद में मुसीबत आ जाएगी। नवजात आत्मा क्षेत्र के 2 अन्य लोग मीलीजी के साथ चले गए। दाओवादी यूरान ने भी अपनी आंखें खोलीं और फैंग की यूरान की ओर सिर हिलाया, अपने शिष्यों और 2 नवजात आत्मा क्षेत्र साधकों के साथ विदा ली। जल्द ही केवल फैंग की यूरान और उसके अधीनस्थ ही महान हॉल में रह गए। कुल 4 नवजात आत्माएं थीं, जिनमें से एक लाल बालों वाली चीलिन थी। वांग बाओले ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया। उसने झुओ यिफान, झाओ यामिंग और कोंग दाओ के साथ नजरें बदलीं, लेकिन कुछ नहीं बोला। अन्य लोगों के चले जाने के बाद फैंग क्यूरान के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक स्वागत करने वाली हो गई जब उसने फेडरेशन सीडलिंग और वांग बाओले को देखा। वांग बाओले, कृपया जो हुआ उस पर ध्यान न दें। विशाल विस्तार दाओ पैलेस में हर कोई फेडरेशन को स्वीकार नहीं करता। शायद यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हमें एक साथ बदलने की जरूरत है। आप सभी विशाल विस्तार दाओ पैलेस में शांति से रह सकते हैं। मैंने पहले ही आवश्यक व्यवस्था कर ली है। अब से आप सभी विशाल विस्तार दाओ महल के भी शिष्य हैं। हालांकि 3 मामले हैं जिन्हें आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। सबसे पहले, विशाल विस्तार दाओ महल और संघ के बीच समानताएं हैं। हालांकि अलग अलग नियम और कानून भी हैं। यहाँ सब कुछ युद्ध क्रेडिट का उपयोग करके आदान प्रदान किया जाना है। सिद्धांत रूप में, जब तक आपके पास पर्याप्त युद्ध क्रेडिट हैं, आप अपनी खेती बढ़ाने के लिए किसी भी विशाल विस्तार दाओ महल आइटम के लिए उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, संघ के साथ मूल समझौते के अनुसार आप सभी यहाँ प्राप्त की गई खेती तकनीकों को संघ को वापस भेज सकते हैं। हम ऐसा करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन अभी विशाल विस्तार दाओ महल में स्थिति थोड़ी अलग है। इसलिए आपको बिना मुआवजे के इसे वापस भेजने की अनुमति देना असंभव है। इस प्रकार आपके द्वारा वापस भेजी गई प्रत्येक खेती तकनीक के लिए 1000 युद्ध क्रेडिट शामिल होंगे। साथ ही साधना तकनीक प्राप्त करने के लिए भी युद्ध क्रेडिट की आवश्यकता होती है। विशाल विस्तार दाओ महल में कई साधना तकनीकें हैं जिन्हें 1000 से लेकर लाखों युद्ध क्रेडिट का उपयोग करके बदला जा सकता है। इसलिए यहाँ आपका ध्यान युद्ध क्रेडिट पर होना चाहिए। युद्ध क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आपको संप्रदाय द्वारा जारी किए गए विभिन्न मिशनों को पूरा करना होगा या कुछ अद्वितीय योगदान देना होगा। इसके साथ ही फैंग क्यूरन रुक गई। उसकी नज़र वांग बाओले और अन्य लोगों पर पड़ी। आप सभी अभी अभी आए हैं और संस्थापक शिष्य हैं। हर कोई विशाल विस्तार कौशल के रूप में जानी जाने वाली साधना तकनीक प्राप्त करेगा। यह विशाल विस्तार दाओ महल में नींव स्थापना क्षेत्र की मूल साधना तकनीक है और यह आप सभी के लिए साधना करने के लिए उपयुक्त है। आप सभी के लिए भी व्यवस्था की गई है।
आप विशाल विस्तार दाव महल के बाहर विभिन्न द्वीपों में फैले रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी साधना को बेहतर बनाने और विशाल विस्तार दाव महल में एकीकृत होने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इसके साथ ही फैंग क्यूरन ने वांग बाओले को प्रशंसा की नज़र से देखा, जिसे उसने छिपाने की जहमत नहीं उठाई। जहां तक वांग बाओले की बात है, संघ के साधकों में एकमात्र कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक के रूप में मैं आपको विशाल विस्तार कौशल नहीं दूंगा। इसके बजाय आपको 1000 युद्ध क्रेडिट दिए जाएंगे, जिनका उपयोग आप विशाल विस्तार तकनीक कक्ष में अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। फैंग क्यूरन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के साथ संघ के अंकुरों को फैंग क्यूरन के अधीनस्थों द्वारा ले जाने से पहले एक दूसरे के साथ अपने विचारों को संप्रेषित करने का मौका नहीं मिला। सभी को विशाल विस्तार दाव महल दाववादी वस्त्र, साथ ही जानकारी और संप्रदाय का नक्शा दिया गया। जब उन्हें ले जाया गया तो केवल वांग बाओले ही विशाल विस्तार दाव महल के शिखर पर रह गए। ऐसा लगता है कि फैंग क्यूरन के पास कुछ और ही योजना थी और उसने वांग बाओले को जाने के लिए तुरंत कोई स्थान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने शिष्यों को वांग बाओले को विशाल विस्तार दाव महल के सुइट में लाने के लिए कहा। विशाल विस्तार दाव महल विशाल था और उसमें कई सुइट थे, हालांकि वे आमतौर पर खाली रहते थे। आमतौर पर केवल बाहरी द्वीपों से लौटने वाले शिष्य ही कई दिनों तक उनमें रहते थे। इसलिए जब वांग बाओले को सुइट वाले क्षेत्र में ले जाया जा रहा था तो वहां बहुत शांति थी। कभी कभी केवल विशाल विस्तार दाव महल के कुछ शिष्य ही दिखाई देते थे, चाहे वे लोग हों जो उसे वहां लाए थे या उस क्षेत्र में विशाल विस्तार दाव महल के शिष्य जहां सुइट थे। वे सभी वांग बाओले पृथ्वी संघ के साधक को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, हालांकि वे इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाते थे। उन आश्रय प्राप्त शिष्यों की तुलना में जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर साधना में बिताया था, वांग बाओले का प्रोफाइल और अनुभव उनसे कहीं बेहतर था, भले ही उसे धूर्त लोमड़ी कहना बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो। इसलिए वांग बाओले उनके दिलों में घृणा को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये कमजोर लोग, अगर हम वास्तव में लड़ें तो मैं उनमें से 10 को आसानी से खत्म कर सकता हूं। वांग बाओले ने अपने दिल में सूंघ लिया और उन पर और ध्यान नहीं दिया। अपने निर्धारित सुइट में लौटने के बाद उसने तुरंत डुआनमो के द्वारा उसे दी गई क्षेत्रीय स्पिरिट इंटरनेट जेड पर्ची निकाली और जुओ युफान और अन्य लोगों से संपर्क किया। क्षेत्रीय स्पिरिट इंटरनेट जेड पर्ची वास्तव में चमत्कारी थी। ये डुआनमो के द्वारा बताए गए तरीके से भी काम करती थी, जिससे फेडरेशन के पौधे प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर इसका इस्तेमाल कर सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो इसके 2 कार्य थे। एक था इच्छित प्राप्तकर्ता को वॉयस ट्रांसमिशन भेजना और दूसरा था चैट ग्रुप स्थापित करने की अनुमति देना। अभी जब वांग बाओले ने जेड पर्ची खोली तो कई अन्य लोग पहले से ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग उन द्वीपों के बारे में बात कर रहे थे जहां उन्हें भेजा गया था, जबकि उनमें से कुछ अभी भी अपने निर्धारित द्वीपों की ओर जा रहे थे जो कि और भी दूर थे। इसके अलावा चूंकि वे अभी अभी पहुंचे थे, इसलिए उनमें से ज्यादातर घबराए हुए और उत्तेजित थे। इसलिए समूह चैट जल्दी से ताज़ा हो गई। उसी समय कुछ लोग तथाकथित विशाल विस्तार कौशल पर शोध कर रहे थे। समूह चैट में वे साधना तकनीक से आश्चर्यचकित लग रहे थे। जल्द ही साधना तकनीक पर शोध करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के साथ विशाल विस्तार कौशल की चर्चा सबसे गर्म विषय बन गई। सभी को नई साधना तकनीक पर चर्चा करते हुए देखकर वांग बाओले भी चिंतित हो गए। हर किसी के पास एक साधना तकनीक होती है, अगर कोई इसे वापस भेजने में जल्दी करता है तो क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा? हालांकि इसे वापस भेजने के लिए 1000 युद्ध क्रेडिट की आवश्यकता होती है और यह निश्चित नहीं है कि इन 1000 युद्ध क्रेडिट को प्राप्त करना कितना आसान होगा। यह आसान नहीं होना चाहिए। इस विचार के साथ वांग बाओले आश्वस्त महसूस कर रहे थे। फिर उसने तथाकथित विशाल विस्तार तकनीक कक्ष में जाकर ऐसी साधना तकनीक खोजने की योजना बनाई जो उसके लिए उपयुक्त हो। हालांकि उससे पहले और भी महत्वपूर्ण काम करने थे। दृढ़ निश्चय के साथ वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में जेड स्लिप लेकर थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने झाओ यामिंग को एक आवाज़ भेजी। यामिंग, क्या तुम वहां हो? बोलो। कुछ ही देर में झाओ यामिंग की शांत आवाज़ जेड स्लिप से उभरी। हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है न? तो तुम्हारी माँ मार्टियन कॉलोनी की गवर्नर हैं। पहले भी यह सवाल पूछे जाने के बावजूद वांग बाओले को यह सुनकर बहुत झटका लगा और सहज रूप से उसने फिर से सवाल उठाया। क्या बात है, तुम्हें यह मंजूर नहीं है? झाओ यामिंग के शांत स्वर में तीखेपन का संकेत महसूस किया जा सकता था। झाओ यामिंग की आवाज़ में थोड़ी दुश्मनी सुनकर वांग बाओले को तुरंत परेशानी महसूस हुई। वास्तव में जब वह बुध पर था तो उसे पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब जब उसे झाओ यामिंग की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला तो उसे दोषी महसूस हुआ। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और जेड स्लिप में धीरे से बोला, यामिंग, मुझे मंगल पर बिताए सभी वर्षों के लिए आपको धन्यवाद देना है। ये वाक्य सुनकर झाओ यामिंग चुप हो गई।
थोड़ी देर के बाद वह शांत हो गई, लेकिन उसने जो आगे कहा उससे वान बाओले का दिल धड़क उठा। मेरे अलावा आपको ली वान एयर को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? ये कहते हुए झाओ यामिंग ने वॉयस ट्रांसमिशन बंद कर दिया। हाँ, वान बाओले ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। काफी देर बाद उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और एक लंबी सांस छोड़ी। वास्तव में जिस क्षण उसे पता चला कि मार्टियन कॉलोनी की गवर्नर झाओ यामिंग की मां है, उसे यह आभास हुआ कि इस तथ्य के बावजूद कि उसके और ली वानर के बीच का रिश्ता गुप्त था, ये संभावना नहीं थी कि यह मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर को पता ही न हो। ऐसा लग रहा था कि झाओ यामिंग को भी इसके बारे में पता था। हालांकि झाओ यामिंग और मैं भाई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे ली वानर पसंद है? वान बाओले ने सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए जोर से हंसा। हालांकि बहुत जल्द ही उसे जिन डोमिंग का ख्याल आया और उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जिन डोमिंग, ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है। जब हम शोध सुविधा में थे तो वह स्पष्ट रूप से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। बदमाश, बस तुम रुको, वान बाओले ने बुदबुदाया और अपनी गर्दन रगड़ी। ये सब उसे मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला लगा और उसने इसके बारे में और न सोचने का फैसला किया। अपनी सांसों को समायोजित करने के बाद उसने देखा कि आसमान अभी भी चमक रहा था। उसने विशाल विस्तार दाव पैलेस से दाववादी वस्त्र पहन लिया, स्वीट के बाहर टहलने का फैसला किया और विशाल विस्तार तकनीक कक्ष की ओर बढ़ गया। जबकि वह वहां था, उसके हाथों में संप्रदाय का नक्शा था। विशाल विस्तार तकनीक कक्ष पहाड़ के पीछे बनाया गया था। विशाल विस्तार दाव पैलेस के निषिद्ध मैदान से बहुत दूर नहीं। अपने हाथों में नक्शा लेकर वान बाओले अपने चेहरे पर गर्म हवा के झोंके के साथ संकीर्ण मार्गों से चले गए। जल्द ही विशाल विस्तार तकनीक कक्ष में पहुंच गए। विशाल विस्तार तकनीक कक्ष एक पंचकोणीय आकार की 4 मंजिला इमारत थी। हर मंजिल के किनारे पर एक घंटी थी जो हवा में तेजी से बज रही थी। घंटियों की झनकार में एक चमत्कारी शक्ति थी जिसे सुनकर वान बाओले का मन शांत हो गया। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, घंटी की झनकार लगातार बजती रही और जब वह पास पहुंचा तो वह पूरी तरह से शांत हो गया। इतना चमत्कारी! वान बाओले ने पलक झपकाए। उसने देखा कि विशाल विस्तार तकनीक कक्ष का दरवाजा बंद था और उस पर कोई पहरा नहीं था। इसलिए उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही वह पास पहुंचा, आध्यात्मिक भावना की एक किरण कक्ष से निकली जो उसके पास से ऐसे गुजरी जैसे कि वह उसकी पहचान का पता लगा रही हो, इससे पहले कि दरवाजा अपने आप खुल जाए। इससे वान बाओले चकित हो गया। जैसे ही उसने तकनीक कक्ष में कदम रखा, उसने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बंद की और सभी दिशाओं में झुक गया। शिष्य वान बाओले वरिष्ठों का अभिवादन करते हैं। हालांकि बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपने दिल में सोच रहा था कि क्या तकनीक कक्ष एक धार्मिक कलाकृति है और क्या अभी जो स्कैन किया गया था वह एक कलाकृति आत्मा द्वारा संचालित किया गया था। अपने मन में संदेह को दबाते हुए वान बाओले ने तकनीक कक्ष के पहले स्तर पर अलमारियों पर रखी जेड पर्चियों को पलटना शुरू कर दिया। उनमें से ज्यादातर खेती की तकनीकों के बारे में थीं, जिन पर संक्षिप्त विवरण और विनिमय की शर्तें लिखी हुई थीं। उन्हें ज्यादातर 1000 युद्ध क्रेडिट के साथ बदला जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए ज्यादा युद्ध क्रेडिट की जरूरत थी। प्राइमोडियल कैस्कंडेट आर्ट, गोल्डन बॉडी दाओ, क्लाउड ड्रैगन वन ब्रीथ आर्ट। वान बाओले ने तेजी से जेड पर्चियां उठाईं। जितना ज्यादा वह उन्हें पढ़ता, उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। जिन साधना तकनीकों के लिए 1000 युद्ध क्रेडिट की आवश्यकता थी, वे गुणवत्ता के मामले में इथरियल दाओ कॉलेज में शीर्ष साधना तकनीकों के बराबर थीं और वह केवल तकनीक कक्ष की पहली मंजिल पर था। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली और दूसरी मंजिल पर चला गया, जिसका लेआउट पहले की तरह ही था, जिसमें जेड स्लिप से भरी कई अलमारियां थीं। वहां उसके अलावा 3 अन्य विशाल विस्तार दाओ महल के शिष्य भी थे, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी साधना तकनीकें चुनी। उन्होंने वान बाओले पर केवल एक त्वरित नज़र डाली जो अभी अभी आया था, उस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना। यहाँ की साधना तकनीकों ने वान बाओले को और भी अधिक उत्साहित कर दिया। उसने महसूस किया कि दूसरी मंजिल की कोई भी साधना तकनीकी इथरियल दाओ कॉलेज की शीर्ष साधना तकनीकों से कहीं बेहतर थी और ऐसी साधना तकनीकें यहाँ सैकड़ों में मौजूद थीं। अभी भी तीसरी और चौथी मंजिल है, वान बाओले ने सोचा, और उसने तीसरे स्तर पर क्या है ये देखने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे एक हल्की रोशनी वाली स्क्रीन ने रोक दिया। स्थिति की व्याख्या करने के बाद वान बाओले को एहसास हुआ कि उसे इसलिए रोका गया क्योंकि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं थे, या खेती के स्तर के मामले में कुछ निश्चित आवश्यकताएं थीं। क्या अफसोस है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे लिए ऊपर देखने का कोई मौका है। वान बाओले ने अपना सिर हिलाया और दूसरे स्तर पर रहने का फैसला किया। उसने गंभीरता से एक खेती तकनीक का चयन करना शुरू कर दिया जो उसके लिए उपयुक्त थी। उसने हर जेड स्लिप को विस्तार से देखा और उनके विवरण को पढ़ने में बहुत समय बिताया। दूसरी जेड स्लिप देखने से पहले उस पर विचार किया।
इस तरह जैसे ही उसने जेड स्लिप उठाए, समय तेजी से बीत गया और जल्द ही आधा घंटा बीत गया। वह 3 खेती तकनीकों को चुनने में कामयाब रहा जो उसे पसंद थीं, लेकिन उसने तुरंत एक पर फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने एक के बाद एक नई जेड स्लिप उठाए। हालांकि जैसे ही उसने एक नई जेड स्लिप उठाए, उसके दिमाग में लिटिल मिस्सी की नर्म आवाज़ उभरी। ये साधना तकनीक यहाँ क्यों है बाओले, इसे चुनो। वांग बाओले ने जवाब दिया और अपने हाथ में जेड स्लिप को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। तुरंत जेड स्लिप पर लिखी साधना तकनीक का नाम उसकी आंखों के सामने उभर आया। बिजली अमर परिवर्तन। इस साधना तकनीक का वर्णन करने वाला केवल एक वाक्य था। बिजली अमर की उंगली के एक बिंदु से स्वर्ग और पृथ्वी बदल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन वास्तव में अन्य साधना तकनीकें थीं जिनका वर्णन और भी ज्यादा जोरदार तरीके से किया गया था। इसके अलावा जेड स्लिप पर बिजली अमर परिवर्तन के रिकॉर्ड की कमी थी। इससे वांग बाओले हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि लिटिल मिस्सी हमेशा कितनी भरोसेमंद रही है, तो उन्होंने इस साधना तकनीक के लिए अपने युद्ध क्रेडिट का आदान प्रदान करने का फैसला किया। भले ही लिटिल मिस्सी ने डार्क आर्टिफैक्ट के बारे में लगातार काम नहीं किया, फिर भी वांग बाओले को लगा कि अब जब वह प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर था, तो लिटिल मिस्सी को नाराज न करना शायद उसके लिए बेहतर था। इसलिए एक निर्णय पर पहुंचने के बाद उसने साधना तकनीक के लिए विनिमय करने के लिए आवश्यक युद्ध क्रेडिट की संख्या की जांच की और तुरंत इसे अनलॉक करने के लिए 1000 युद्ध क्रेडिट का इस्तेमाल किया। जैसे ही यह अनलॉक हुआ, उसका दिमाग जोर से गूंज उठा। जेड स्लिप से निकली चौंकाने वाली आभा सीधे उसके दिमाग में पहुंची और पूरी साधना तकनीक सामने आई और उसमें अंकित हो गई। इस लाइटनिंग अमर परिवर्तन में 4 स्तर और एक तकनीक शामिल थी। 4 स्तर कोर फॉर्मेशन के प्रारंभिक, मध्य, अंतिम और पूर्ण चरण के समान थे। तकनीक के लिए ये कोर फॉर्मेशन साधक के लिए नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने की अनूठी तकनीक होगी। पहला स्तर लाइटनिंग पूरक था। ये स्तर सरल था। एक बार सफलतापूर्वक साधना करने के बाद कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों को बढ़ाने और दूसरों को सुन्न करने के लिए अपने भौतिक शरीर के साथ साथ अपने धार्मिक खजाने पर बिजली और गड़गड़ाहट को पूरक कर सकता था। एक बार इसे मुक्त करने के बाद ये बेहद प्रभावशाली होगा। दूसरे स्तर से आगे चीजें और अधिक रहस्यमय हो जाती हैं। दूसरे स्तर का नाम लाइटनिंग अवतार रखा गया था और वास्तव में ये बिजली से बना एक अवतार था। अवतार मूल व्यक्ति की शक्ति का एक हिस्सा ले जाएगा और एक बार जब यह स्वयं विस्फोट हो जाएगा तो यह अत्यधिक घातक होगा। तीसरे स्तर को लाइटनिंग एस्केप के नाम से जाना जाता था। अपने नाम के अनुरूप इसमें थंडर आर्ट का उपयोग व्यक्ति की गति को और बढ़ाने के लिए किया जाता था, जो अपने आप में पहले से ही बहुत तेज थी। यह इसे साधना करने वाले व्यक्ति को एक आश्चर्यजनक गति तक पहुंचने की अनुमति देता था। इसके अलावा तीसरे स्तर पर एक और दिव्य शक्ति थी, और वह ये थी कि ये दूसरे स्तर से साधना किए गए लाइटनिंग अवतार के साथ तुरंत अदला बदली कर सकती थी, जिसमें एक निश्चित सीमा तक आकार बदलने वाला प्रभाव होता था। ये कहा जा सकता है कि लाइटनिंग अमर परिवर्तन के तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद किसी के लिए अपने साथियों द्वारा मारा जाना मुश्किल होगा। गति के संदर्भ में यह सब कुछ कितना विचित्र रूप से लचीला था, ये किसी भी व्यक्ति को अप्रत्याशित बनाने के लिए पर्याप्त था। चौथे स्तर को लाइटनिंग अमर बिंदु के रूप में जाना जाता था। लाइटनिंग अमर परिवर्तन के अंतिम स्तर के रूप में इसे केवल वही व्यक्ति साधना कर सकता था जिसने कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधना को पूर्ण किया हो। इसकी युद्ध शक्ति पिछले 3 स्तरों से कहीं ज्यादा थी और इसे साधना तकनीक का सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता माना जा सकता है। इस तरह की आश्चर्यजनक लाइटनिंग दाव साधना तकनीक को सिद्धांत रूप में कई लोगों द्वारा साधना किया जाना चाहिए था। हालांकि ऐसे लोग होने के बावजूद जो इसे साधना कर रहे थे, वे बड़ी संख्या में मौजूद नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस साधना तकनीक पर 2 प्रतिबंध थे। पहला ये था कि कोर फॉर्मेशन दायरे में होने पर किसी को लाइटनिंग दाव चुनना पड़ता था। इस तरह वे कोर फॉर्मेशन दायरे में पहुंचने के बाद आसानी से लाइटनिंग इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन की साधना में बदल सकते थे। दूसरा प्रतिबंध साधना तकनीक की अपूर्णता के बारे में था। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए एक परिभाषित विधि का अभाव था, और इसके बिना कोर फॉर्मेशन दायरे से नेसेंट सोल दायरे में प्रवेश करना बेहद मुश्किल होगा, जिससे यह अन्य साधना तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इन 2 कारकों ने इसकी कीमत और इसे साधना करने वाले लोगों की संख्या दोनों को कम कर दिया। आखिरकार दूसरी कहानी में लाइटनिंग दाव जैसी ही 7 से 8 अन्य शक्तिशाली साधना तकनीकें थीं। कुछ ऐसी भी थीं जो लाइटनिंग दाव साधना तकनीक से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं। हालांकि उन साधना तकनीकों के लिए हजारों की संख्या में युद्ध क्रेडिट की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता थी। वांग बाओले को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज थी लाइटनिंग थेआर्क का आगमन नामक एक और साधना तकनीक। ये दूसरे स्तर पर सबसे महंगी साधना तकनीकों में से एक थी, जिसके लिए सैकड़ों हजारों युद्ध क्रेडिट की जरूरत होती थी। यहाँ हर चीज के लिए युद्ध क्रेडिट की जरूरत होती है। विशाल विस्तार तकनीक कक्ष से बाहर निकलने के बाद आसमान पहले से ही अंधेरा हो चुका था। प्राचीन तलवार पर आश्चर्यजनक सरणी गठन से आकाश बदल गया था और दिन रात में बदल रहा था। अब रात का समय बदल रहा था।
हालांकि आकाश के रंग में बदलाव थे, लेकिन जो गर्म हवाएं चल रही थीं वे अभी भी सूखी थीं। इसने वांग बाओले को, जो अपने युद्ध क्रेडिट बैलेंस को देख रहा था जो अब शून्य पर वापस आ गया था, अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। दैनिक साधना के लिए गोलियों के लिए युद्ध क्रेडिट का आदान प्रदान करना आवश्यक है। धार्मिक आयुध बनाने के लिए सामग्री के लिए युद्ध क्रेडिट का आदान प्रदान करना आवश्यक है। साधना तकनीक प्राप्त करने के लिए भी युद्ध क्रेडिट की आवश्यकता होती है। संघ अध्यक्ष बनने के लिए रैंक में आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज से ज्यादा युद्ध क्रेडिट की आवश्यकता होती है। धिक्कार है, शायद इस विशाल विस्तार दाव महल में प्रेमिका ढूंढने के लिए भी युद्ध क्रेडिट की आवश्यकता होती है। वांग बाओले ने अपना सिर हिलाया। वह युद्ध क्रेडिट प्राप्त करने के लिए दृढ़ था क्योंकि वे सब कुछ थे। हालांकि उससे पहले उसे अभी भी विशाल विस्तार दाव महल के बारे में और अधिक समझने और बिजली अमर परिवर्तन की खेती करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता थी। इस साधना तकनीक की अपूर्णता के बारे में वांग बाओले ने खुद को इसके बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं की। उन्हें पूरा विश्वास था कि निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। आखिरकार अपने पूरे जीवन में उन्होंने अपने प्रयासों से संघर्ष किया था। उस विचार के साथ वांग बाओले ने अपना सिर उठाया, गर्व से यह सोचते हुए कि कैसे उन्होंने एक मजबूत पृष्ठभूमि और शक्तिशाली लोगों का समर्थन करने के बावजूद खुद ही सब कुछ हासिल किया। छोटी मिस्सी, मुझे उस सफलता तकनीक के लिए आप पर निर्भर रहना होगा जिसकी कमी है। वांग बाओले ने अपने मन में छोटी मिस्सी को एक आवाज भेजी। फिर वह अपने निवास पर लौट आया और साधना शुरू करने के लिए अपने पैरों को पार करके बैठने से पहले उसने अपने भंडारण कंगन से स्नैक्स का एक बैग निकाला। उसने इसे कई बार चाटा, फिर वापस रख दिया क्योंकि वह इसे खत्म करने के लिए सहन नहीं कर सकता था। एक और बड़ी समस्या है, मुझे पता लगाना होगा कि इस प्राचीन हरे कांस्य तलवार पर कोई स्नैक्स बिक्री के लिए है या नहीं। वांग बाओले के साधना में लगे रहने के कारण समय धीरे धीरे बीतता गया। जल्द ही आधा महीना बीत गया। उस समय के दौरान वांग बाओले ने एक तरफ बिजली अमर परिवर्तन की साधना की और दूसरी तरफ उसने विशाल विस्तार दाव महल और प्राचीन हरे कांस्य तलवार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। उसी समय प्रतिभागियों के रूप में सभी फेडरेशन सीडलिंग के साथ समूह चैट मुख्य चैनल बन गया जहां उन्होंने सूचनाओं का आदान प्रदान किया। भले ही सभी के पास कुछ आरक्षण थे और कभी कभी संघर्ष भी होते थे, लेकिन सभी समझते थे कि घर से इतनी दूर होने के कारण उन्हें केवल एक दूसरे पर निर्भर रहना था। इसलिए सभी ने समूह चैट में जो जानकारी प्राप्त की थी उसे साझा किया। सभी के प्रयासों से वे सभी प्राचीन हरी कांस्य तलवार और विशाल विस्तार दाव महल के बारे में बेहतर समझ हासिल करने में सफल हुए। उदाहरण के लिए पूरे विशाल विस्तार दाव महल में लगभग 400 द्वीप थे और कुल मिलाकर कुछ मिलियन लोग थे। साथ ही इन 400 द्वीपों में से केंद्रीय दाव महल मुख्य द्वीप के अलावा अन्य द्वीपों को स्तरों के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। सबसे अच्छे द्वीपों पर ज्यादातर नवजात आत्माओं का नियंत्रण था, कुछ पर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों का, जबकि बाकी को फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधकों और ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधकों के बीच वितरित किया गया था। द्वीपों की गुणवत्ता उनमें मौजूद और उत्पादित स्पिरिट क्यूई की मात्रा पर निर्भर करती थी। फेडरेशन के पौधे अलग अलग द्वीपों पर बिखरे हुए थे और जबकि कुछ एकांत में थे, संसाधन आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे। जहां तक अन्य फेडरेशन के पौधों का सवाल है, उन्हें कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों के नेतृत्व में व्यवस्थित किया जा सकता था, लेकिन वे जितने संसाधन प्राप्त कर सकते थे वह भी महत्वपूर्ण था। ऐसा लगता था कि फैंग क्यूरन ने व्यवस्था बनाने में बहुत मेहनत की थी। एक तरफ फेडरेशन के पौधे लाइट गुड के संरक्षण में थे, दूसरी तरफ संसाधन प्राप्त करने के मामले में कोई कितना प्राप्त कर सकता है इस बारे में कोई बड़ा अंतर नहीं था। केवल कोंग दाओ और झाओ यामिंग जैसे लोग, जिनकी पृष्ठभूमि लाभप्रद थी, वे दैनिक खेती के लिए आवश्यक थोड़े अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते थे। वांग बाओले शुरू में चिंतित नहीं थे। हालांकि आधे महीने बीत जाने के बाद और सभी ने अपने अपने द्वीपों पर अपनी अपनी भूमिकाएं संभाल लीं, तो वह घबरा गए। आखिरकार अब तक वह अभी भी स्वीट में रह रहे थे और संप्रदाय द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में उन्हें पता नहीं था। क्या हो रहा है? वांग बाओले परेशान महसूस कर रहे थे। वह स्थिति के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन चूंकि वह यहाँ पहली बार आए थे इसलिए संप्रदाय में उनके कोई दोस्त नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने अब तक अपना अधिकांश समय साधना में बिताया था, समूह चैट के माध्यम से अधिकांश जानकारी प्राप्त की थी और इसलिए वे ज्यादा बाहर नहीं घूमे। इस तरह से इंतजार करना काम नहीं करेगा। 3 दिनों के बाद यह महसूस करने पर कि अभी भी उन्हें कोई व्यवस्था नहीं बताई गई है, वांग बाओले ने सोचा कि क्या उन्हें कुछ युद्ध क्रेडिट अर्जित करने के लिए समय का उपयोग करना चाहिए। इसलिए उन्होंने साधना प्रक्रिया समाप्त कर दी और अपना निवास छोड़ दिया। नक्शों के अनुसार उन्होंने निर्दिष्ट स्थान पाया जहां कोई व्यक्ति विशाल विस्तार दाव महल द्वारा जारी किए गए मिशनों को ले सकता था। यह विशाल विस्तार दाव महल में घाटी के बीच में खड़ा एक बड़ा पत्थर का स्तंभ था। दूर से देखने पर दमनकारी बल बड़ा था, जिस पर कई रंग चमक रहे थे। इससे एक अजीब दमनकारी बल निकल रहा था जो एक दृश्यमान लहर बना रहा था जो लगातार फैल रहा था।
जब वांग बाओले पहुंचे तो वहां पहले से ही विशाल विस्तार दाव महल के कई शिष्य मौजूद थे। वे या तो मिशन ले रहे थे या उन्हें चुन रहे थे। पूरा स्थान गतिविधि से गुलजार था। साथ ही पत्थर के स्तंभ को शारीरिक रूप से छूने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक कोई व्यक्ति सीमा के भीतर था, वे दमनकारी बल और पत्थर के स्तंभ से निकलने वाली तरंगों का उपयोग करके मिशन को पूरा कर सकते थे। इसलिए जैसे ही वांग बाओले घाटी के पास पहुंचे और प्रवेश किया, उनके दिमाग में हलचल मच गई और मिशन के लिए कई विकल्प उनके दिमाग में आ गए। विभिन्न श्रेणियों के बहुत सारे मिशन थे। कुछ में जड़ी बूटियां इकट्ठा करना शामिल था, कुछ में सामग्री ढूंढना शामिल था, जबकि कुछ में धार्मिक खजाने बनाना शामिल था। हर मिशन ने इनाम के तौर पर अलग अलग मात्रा में बैटल क्रेडिट दिए। इसे ब्राउज करने के बाद वांग बाओले को एहसास हुआ कि ज़्यादातर मिशन बहुत ज़्यादा बैटल क्रेडिट नहीं देते थे और ऐसे बहुत कम थे जो 2 अंकों से ज़्यादा बैटल क्रेडिट देते थे। इतना कम, वांग बाओले ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने महसूस किया कि बैटल क्रेडिट प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण था। इसलिए उन्होंने उच्च स्तर के मिशनों को देखना शुरू किया और एक प्रवृत्ति देखी। सबसे ज़्यादा बैटल क्रेडिट देने वाले मिशन में पहचान टोकन प्राप्त करना शामिल था। कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था, केवल निर्देश था कि सूरज में दबी हुई प्राचीन हरी कांस्य तलवार के शरीर की ओर बढ़ना है। एक था पूर्व वास्ट एक्सपेंस दाव पैलेस शिष्यों के पहचान टोकन प्राप्त करना और उन्हें बैटल क्रेडिट के लिए एक्सचेंज करना। यह मिशन आधिकारिक तौर पर वास्ट एक्सपेंस दाव पैलेस से पोस्ट किया गया था और पूरे साल वैध था।